अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, जैसे कि आप सबको ही पता है कि एग्ज़ाम जो है वो अनाउंस हो चुके हैं। मिड टर्म एग्जामिनेशन आई थिंक फ्राइडे वालों के जो हैं वो उनका फ़र्स्ट पेपर होगा, दैन फिर सैटरडे वालों का होगा और फिर संडे वालों को उनका होगा। अच्छा, मेरा जो है वो सबसे पहले तो आप लोगों से माज़रत, क्योंकि मेरी अपने थोड़े से फैमिली इश्यूज़ इतने ज़्यादा थे, वरना मैंने आप लोगों से वादा किया था कि भाई मैं आप लोगों को जो है एग्ज़ाम से पहले पहले सारी वीडियोस जो है वो बना के अपलोड कर दूँगी। बट मेरी फैमिली में कुछ ज़्यादा ही इश्यूज़ आ गए थे। मेरी मदर हॉस्पिटलाइज हो गई थी, भाई भी हॉस्पिटलाइज थे, उनका ऑपरेट होना था, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी मतलब जो है वो चैनल को टाइम नहीं दे पाई और ना ही आप लोगों के लिए वीडियोस बना पाई। तो अब हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम बचा है। अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम टॉपिक को कवर करें, लेकिन हमारे पास हाँ इतना टाइम ज़रूर है कि हम टॉपिक के MCQs एटलीस्ट जो है वो कवर कर लें। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अनाउंसमेंट दिखा देती हूँ जो सैटरडे वालों की आई है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं सैटरडे से बिलोंग करती हूँ, सैटरडे स्लॉट से। तो मेरे पास सैटरडे की अनाउंसमेंट आई भी है। सर ने हमारे पास जो है वो मिड टर्म एग्जामिनेशन अनाउंसमेंट जो है वो दे दी है। और यहाँ पे सर बता रहे हैं कि भाई हमारा L1 P1 AFAP वाला जो एग्ज़ाम है वो हमारा होने जा रहा है 27 जून को, और फ्राइडे वालों का जो है वो 26 जून को होगा यकीनन। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने हमें एग्ज़ाम के टॉपिक्स भी बता दिए हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है ओरिएंटेशन प्रेजेंटेशन का, उसके बाद है हमारे पास फाउंडेशन, फिर हमारे पास व्हाट AI एक्चुअली इज़, AI प्रॉम्प्टिंग इज़, मार्कडाउन, HTML आउट, कोड विदाउट राइटिंग कोड, और यूजिंग एंड बिल्डिंग स्किल्स एंड कनेक्टर्स। ठीक है, तो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हमने डॉक्यूमेंटेशन इतने अच्छे से रीड नहीं की है, हम एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करें। तो जैसे हर बार हम MCQs बना के MCQs के थ्रू ही एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह मैंने आप लोगों के लिए जो है कुछ MCQs यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है ओरिएंटेशन का, इसके लिए मैंने कुछ जो है MCQs वो बनाए हैं, और वो बनाने के बाद मैं जो है वो आपको MCQs जो है वो सॉल्व करवा देती हूँ। ठीक है, MCQs की वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। एटलीस्ट ये है कि अगर इन MCQs को पढ़ के आपको थॉट समझ में आ जाती है। अच्छा, मैंने जो यहाँ पे बनाया है ना मल्टी चॉइस क्वेश्चन, वो मैंने कुछ सिनेरियो बेस्ड भी बनाए। ठीक है, ताकि हमारे पास जो है ना वो हम कॉन्सेप्ट को डीपली समझ सकें। ठीक है, और बिल्कुल इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल इसी तरह से ही होगी जैसे हम हमेशा करते हैं कि भाई पहला हमारा सवाल होता है, देन फिर हम जो है क्या कहते हैं उसका ऑप्शन के ऊपर जो है वो हम थोड़ा सा जो है वो वजाहत देखते हैं कि भाई कोई सवाल अगर सही है तो क्यों सही है, और अगर गलत है तो कोई जवाब क्यों गलत है। तो इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो चलें बग़ैर देर की जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, क्योंकि 60 क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता वीडियो कितनी लंबी होने वाली है। अच्छा, लाइव सेशंस का भी यही था, पहले मैंने सोचा था लाइव सेशंस करूँगी, लेकिन लाइव सेशन में आप लोग को पता है कराची में लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि बेहतरीन ये है कि मैं वीडियोज़ अपलोड कर दूँ, ताकि जब आप लोगों के पास लाइट हो आप लोग जो है वो वीडियो वॉच कर सकें चैनल पे, और जब मेरे पास टाइम हो तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर सकूँ चैनल पे। इसलिए कोलैबोरेशन नहीं हो सकेगी, वरना हम नॉर्मली आपको बताया कि कोलैबोरेशन के साथ वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो इसके लिए मैं जो है जस्ट वीडियोज़ बनाकर ही अपलोड कर रही हूँ। अच्छा जी, पहला सवाल जो है वो हमारा किससे रिलेट करता है। सबसे पहला टॉपिक जो था हमारा ओरिएंटेशन का, उस टॉपिक को कवर करते हुए जो है वो हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज द एब्रीविएशन FT स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस बुक। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपसे पूछ रहे हैं कि FT की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, एब्रीविएशन किस चीज़ की एब्रीविएशन है और इसका स्टैंड फॉर क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फुल टाइम एम्प्लॉय, फुल टाइम इक्विवेलेंट, फंक्शन टास्क इंजन, फुली ट्रेन एंटाइटी। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो एम्प्लॉय तो हमें पता है हम काम करने वाले वो कहते हैं। ठीक है, FTE जो है वो आपका यहाँ पे हमारे पास अगर हम FTE को देखें तो फुल टाइम एम्प्लॉय, फुल टाइम इक्विवेलेंट और फुल टाइम एंटाइटी। टास्क इंजन तो हमारे पास जो है इसको तो हम हटा देते हैं कि भाई टास्क इंजन तो नहीं हो सकता। ट्रेन एंटाइटी भी नहीं हो सकती। ठीक है, इसको भी हम हटा देते हैं। अब हमारे पास पर बचता है ट्रेन फुल टाइम एम्प्लॉय या फुल टाइम इक्विवेलेंट। तो बुक के हिसाब से हमारे पास जो इसका सही आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, फुल टाइम इक्विवेलेंट। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है ये भी देख लेते हैं।
यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि भाई FT स्टैंड फॉर फुल टाइम इक्विवेलेंट एंड HR टर्म। अच्छा, मैं इसको जो है इंग्लिश पढ़ के दोबारा उर्दू नहीं पढ़ूंगी, मैं डायरेक्ट आप लोगों को उर्दू में एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ठीक है, कि हम इसको जो है वो फुल टाइम इक्विवेलेंट क्यों कह रहे हैं। अच्छा, हमारे पास जो इक्विवेलेंट की टर्म है, इससे हम HR की टर्म, ये जो है ना बेसिकली HR की टर्म है जो एम्प्लॉय के काम की कैपेसिटी रिप्रेजेंट करती है। डिजिटल FT जो है वो उस कैपेसिटी का AI वर्जन है। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि फुल टाइम एम्प्लॉय इंसान को रेफ़र करता है, ठीक है। ऑप्शन सी और डी जो है वो फ्रिक्शनल है, टेक्स्ट में यूज़ नहीं होते, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी जो है वो ट्रांसलेशन थी इस पूरी एक्सप्लेनेशन की। क्योंकि टाइम शॉर्ट है और 60 क्वेश्चन है एक ही वीडियो में कवर करने हैं, क्योंकि टॉपिक्स भी ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैं जस्ट आप लोगों को सिंपली जो है वो उर्दू में एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आप लोगों को जो है वो पता चल जाए भाई कि हम इसको इक्विवेलेंट क्यों कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द बुक विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ जनरल एजेंट। ये कह रहे हैं कि बुक के हिसाब से इनमें से कौन सा है जो जनरल एजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कौन सा है जो जनरल एजेंट की एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्लाउड कोड और चैट GPT, एडोबी फोटोशॉप या माई SQL डेटाबेस। तो हमें इन सब में पता है कि जनरल एजेंट हम यूज़ भी करते हुए आ रहे हैं। कौन है भाई, हमारे पास क्लाउड कोड और GPT है। अब क्यों है इसकी भी हम एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि टेक्स्ट के अंदर जो है क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियरली लिखा हुआ है जनरल एजेंट जैसे क्लाउड कोड, क्लाउड कोवर या चैट GPT ऑल पर्पस असिस्टेंट हैं, ठीक है, जो आप डायरेक्ट करते हैं। एक्सेल, फोटोशॉप और माई SQL ये जो है ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, AI एजेंट्स नहीं है। यानी कि अगर हम ऑप्शंस को पढ़ के ही हमें पता चल रहा है कि भाई ये जो है ये इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। इसका करेक्ट आंसर सिर्फ हमारे पास कौन है, क्लाउड कोड और GPT, चैट GPT। हाउ डज द बुक डिफाइन एन AI नेटिव कंपनी। ये कह रहे हैं कि AI नेटिव कंपनी को किस तरह से बुक में डिफ़ाइन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है भाई, अ कंपनी दैट सेल्स ओनली AI सॉफ्टवेयर, वो कंपनी जो सिर्फ AI सॉफ्टवेयर बेचती है। अ कंपनी वेयर वन फाउंडर एम्प्लॉय अ लार्ज ह्यूमन स्टाफ, या वो कंपनी जहाँ पे जो है वो लार्ज ह्यूमन स्टाफ हो, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का। अ कंपनी वेयर वन फाउंडर रन्स अ रियल बिजनेस विद अ हैंडफुल ऑफ पीपल एंड मैनी AI वर्कर्स। एक ऐसी कंपनी जहाँ पे जो है वो क्या हो रहा हो भाई, एक फाउंडर हो जो एक रियल बिजनेस को रन कर रहा हो एक ही हाथ से, और उसके अंदर बहुत सारे AI वर्कर्स हों, ठीक है। एनी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप यूजिंग AI टूल्स, यानी कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप जहाँ पे AI टूल्स यूज़ हो रहे हो। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास पता है हमें कि AI नेटिव कंपनीज़, ये मैंने जब थीसिस की वीडियोस बनाई थी तो उसमें बहुत डिटेल से मैंने बताया था कि AI नेटिव कंपनीज़ हम किसे कहते हैं। AI नेटिव कंपनीज़ हमारे पास वो होती हैं जहाँ पे हमारे पास इंसान की जगह AI वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है AI नेटिव कंपनी का, कंपनी वेयर वन फाउंडर रन अ रियल बिजनेस विद अ हैंडफुल ऑफ पीपल एंड मैनी AI वर्कर्स। इसकी वजाहत अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, टैक्स के मुताबिक AI नेटिव कंपनी वो होती है जहाँ एक फाउंडर थोड़े लोगों और बहुत से AI वर्कर के साथ जो है वो रियल बिजनेस चलाता है, ठीक है। अच्छा, बजाय बहुत ज़्यादा स्टफ़ रखने के, ये ट्रेडिशनल लार्ज स्टफ़ मॉडल से मुख्तलिफ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको इन्होंने जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो दी हुई है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, हु पॉपुलराइज द 5 लेयर केक ऑफ AI मेटाफोर। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि कौन है जिसने पॉपुलराइज़ किया था 5 लेयर केक। 5 लेयर केक जो है ये एक कॉन्सेप्ट है जो बुक के अंदर दिया हुआ है। ये किसने जो है पॉपुलर किया था, सैम अल्टमन, डेरो मॉडल, जेनसन ह्यूगन, बिल गेट्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो, अगर आप लोगों ने बुक पढ़ी हुई होगी तो आप लोगों को इसका जो है वो आंसर फ़ौरन ही समझ में आएगा कि जो जेनसन होंग थे इन्होंने जो है इसको पॉपुलर किया था, ठीक है। जेनसन होंग, द टेक्स्ट क्लियरली स्टे इट इज़ अ मेटाफोर popularized by Jason Hong,
ठीक है, ये कौन थे बेसिकली, यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि टेक्स्ट में साफ लिखा है कि मेटाफॉर पॉपुलराइज बाय जेसन हंग, सीईओ ऑफ एनवीडिया। ठीक है, एनवीडिया के ये सीईओ थे, और सैम अल्टमन और डैरियो और अ मॉडल का जिक्र बाद में अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो किताब के अंदर आया है, जैसे कि बिलियन डॉलर कंपनीज़ में हुआ है, जहाँ पे बिलियन डॉलर कंपनीज़ का जिक्र हुआ है ना, वहाँ पे इन तीनों का जिक्र हुआ है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जो है वो पॉपुलर करने वाले कौन थे, इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर करने वाले जो थे वो कौन थे, सीईओ ऑफ एनवीडिया, एनवीडिया के जो सीईओ ऑफ थे जेसन होंग वो थे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कह रहे हैं विच लेयर साइट एट द वेरी बॉटम ऑफ द 5 लेयर केक ऑफ एआई। ये कह रहे हैं कि 5 लेयर केक की जो बात हो रही है तो उसके अंदर सबसे बॉटम के ऊपर जो है वो कौन सी लेयर होती है, एप्लीकेशन की, मॉडल्स की, एनर्जी की या चिप्स की। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने बुक नहीं पढ़ी हुई तो इसका आंसर डायरेक्टली मैं दे देती हूँ कि इसका जो आंसर है वो एनर्जी है। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं कि एनर्जी क्यों है। अच्छा जी, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एनर्जी का जो है इन्होंने बताया हुआ है कि जो करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है, वो सबसे पहले एनर्जी है, मतलब सबसे लास्ट के अंदर जो है वो एनर्जी आती है, देन फिर हमारे पास चिप्स आते हैं, फिर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आती है, फिर उसके ऊपर हमारे पास मॉडल्स आते हैं, और सबसे टॉप पे हमारे पास क्या होती है, एप्लीकेशन होती है। ये इन्होंने पूरी 5 लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई हैं कि सबसे बॉटम पे हमारे पास एनर्जी, देन फिर उसके ऊपर हमारे पास आती है चिप्स की लेयर, देन फिर हमारे पास आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की लेयर, उसके ऊपर हमारे पास मॉडल्स आते हैं, और मॉडल्स के ऊपर हमारे पास सबसे टॉप पर आ जाती है एप्लीकेशन। ठीक है, एनर्जी पावर द वॉच डेटा। अच्छा, इसका क्या मतलब है ये भी मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता देती हूँ कि एनर्जी डेटा जो है वो सेंटर को पावर देती है, इसलिए ये सबसे नीचे है। अब एनर्जी क्यों है बॉटम पे, क्योंकि ये क्या करती है, ये पावर दे रही होती है सेंटर डेटा को। ठीक है, तो इसलिए जो है ये सबसे नीचे सबसे लास्ट लेयर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच लेयर ऑफ द 5 लेयर केक डज दिस बुक प्राइमरी फोकस ऑन। कौन सी लेयर के ऊपर किसको प्राइमरी फोकस कहा गया है बुक के अंदर। ठीक है, आपको पता है लेयर्स तो यही 4 आ रही हैं हमारे पास, एनर्जी, चिप, एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इसके अंदर से जो है वो फोकस किसके ऊपर, प्राइमरी फोकस जो है वो किसके ऊपर किया गया है, तो प्राइमरी फोकस हमारा हमारी एप्लीकेशन के ऊपर होता है कि हम क्या एप्लीकेशंस बना रहे हैं। वजाहत देखते हैं इसकी, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास एप्लीकेशंस है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशंस क्यों है, टेक्स्ट एक्सप्लिसिटली कहता है दिस बुक इज़ अबाउट दैट 5th लेयर, कि ये किताब जो है ये 5 लेयर्स के बारे में है। ठीक है, यानी एप्लीकेशन लेयर जहाँ एआई कैपेबिलिटी प्रोडक्ट एजेंट और वर्क फ्लोज के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये वाली बात पूरी बताई जा रही है एक्सप्लेनेशन के अंदर कि भाई एप्लीकेशन के ऊपर हमारा फोकस सबसे ज़्यादा क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी क्रिटिकल एनिमल डज द बुक आइडेंटिफाई बाय फॉर बिल्डिंग आ रिलायबल डिजिटल एफटी। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कितने क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं जो बुक के अंदर आइडेंटिफाई किए गए हैं। कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 4 हैं। अच्छा भाई, ये कौन से 4 हैं ये भी हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि 4 एलिमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर, स्पेसिफिकेशन, डोमेन, एक्सपर्टीज़, उसके बाद इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर और ह्यूमन ओवरसाइट। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं आपके पास जो आप जिनको क्या कहा गया है, क्रिटिकल जो है वो एलिमेंट्स कहा गया है। क्या क्या है, स्ट्रक्चर, स्पेसिफिकेशन, डोमेन, एक्सपर्टीज़, इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर और ह्यूमन ओवरसाइट। ठीक है, इनको जो है वो क्या कहा गया है भाई, इनको कहा गया है आपके 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो क्रिटिकल एलिमेंट जिनको कहा गया है, ये मिलकर ट्रस्टवर्दी एजेंट सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब इनको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यही आपस में मिलकर जो है वो क्या बना रहे होते हैं, एक ट्रस्टवर्दी एप्लीकेशन या एजेंट जो है वो बना रहे होते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फोर क्रिटिकल एलिमेंट इज डिफाइंड एज द फीडबैक लूप्स दैट मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस। अच्छा, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि फोर क्रिटिकल एलिमेंट जो हैं, जो डिफाइन किए गए हैं फीडबैक लूप के अंदर, किस तरह से अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस को मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन के ज़रिए, डोमेन एक्सपर्टीज़ के ज़रिए, इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर के ज़रिए, या ह्यूमन ओवरसाइट के ज़रिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है ह्यूमन ओवरसाइट। अच्छा, क्यों है भाई, इसकी भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ह्यूमन ओवरसाइट हमारे पास क्यों है। अच्छा जी, ह्यूमन ओवरसाइट जो है, टेक्स्ट में ह्यूमन ओवरसाइट को डिफाइन किया गया है कि भाई फीडबैक लूप दैट मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस। यहाँ पे हमारे पास बुक के अंदर ये चीज़ वाजे की गई है टेक्स्ट के थ्रू कि जो हमारे पास फीडबैक लूप होती है उसको कौन मेंटेन कर रहा होता है, फीडबैक लूप जो है वो मेंटेन कर रही होती है अकाउंटेबिलिटी को और गवर्नेंस को। बाकी तीन एलिमेंट्स काम डिफाइन करने, नॉलेज देने और रिलायबिलिटी देने के लिए जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये ह्यूमन ओवरसाइट जो है ये मेन है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया गया है द फीडबैक लूप दैट मेंटेन, ये बुक का ही जो ये पूरा लिखा हुआ है ये बुक का ही टेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बताया गया है कि फीडबैक लूप जो है वो मेंटेन करते हैं अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस को, और इसको कौन देख रहा होता है फीडबैक लूप को, ह्यूमन ओवरसाइट कर रहा होता है। ठीक है, तो ह्यूमन ओवरसाइट जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, विच टू टूल्स डज द बुक यूज टू डेमॉन्स्ट्रेट द एजेंट फैक्ट्री मेथड। अब ये कह रहे हैं कि कौन से दो टूल ऐसे हैं जो बुक के अंदर एजेंट फैक्ट्री मेथड के अंदर डेमॉन्स्ट्रेट किए गए हैं, क्लाउड कोड एंड ओपन कोड, चैट जीपीटी एंड जेमिनी, कर्सर एंड कोपायलट, वीएस कोड और इक्लिप्स। अच्छा, यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम क्या पढ़ रहे थे, क्लाउड कोड और ओपन कोड पढ़ रहे थे, तो इसी के अंदर जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। अच्छा, क्यों किया गया है भाई, यहाँ पे भी बुक के अंदर वाज़े तौर पर जो है वो ये चीज़ बताई गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ जो है ये बुक का ही टेक्स्ट है, और बुक के अंदर ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं कि टेक्स्ट साफ कहता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव दिस प्रोसेस यूजिंग टू टूल्स दैट एम्बॉडी इट, क्लाउड कोड एंड ओपन कोड। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, वी डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस यूजिंग टू टूल्स द एम्बॉडी इट, क्लाउड कोड एंथ्रोपिक फ्रंटायर कोडिंग एजेंट एंड ओपन कोड द ओपन सोर्स मॉडल एग्नोस्टिक ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो ये जो है आपको बुक के अंदर ही वाज़े कर दिया गया है, और ये चीज़ उसके अंदर ही बता दी गई है। द अदर ऑप्शन आर नॉट मेंशन फॉर दिस पर्पस, बाकी के जितने भी मॉडल हैं वो इस पर्पस के लिए मेंशन ही किए गए हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9-10 क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द बुक स्टैंड्स ऑफ क्लाउड ऑन क्लाउड कोड वर्सेस ओपन कोड। ठीक है, क्लाउड कोड इज़ सुपीरियर एंड शुड रिप्लेस ओपन कोड। यहाँ पे ये कह रहे हैं क्लाउड कोड वर्सेस ओपन कोड, यानी कि अगर बुक के अंदर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो क्या क्या इंस्टेंस है। ठीक है, बुक इंस्टेंस क्या है, क्लाउड कोड जो है वो सुपीरियर है और ओपन कोड को रिप्लेस कर मतलब एंड शुड रिप्लेस ओपन कोड, और ओपन कोड जो है वो रिप्लेस होना चाहिए। दे आर कॉम्पिटिटर एंड यूज़र मस्ट चूज़ ओनली वन, ये दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, और मतलब किसी एक को, यूज़र को किसी एक को यूज़ करना चाहिए या चूज़ करना चाहिए। दे आर टू एक्सप्रेशंस ऑफ द सेम डिसिप्लिन, ये एक ही डिसिप्लिन के दो एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, ओपन के कोड इज़ आउटडेटेड, या ओपन कोड जो है वो आउटडेटेड हो गया है। तो इसके अंदर हमारे पास जो करेक्ट आंसर आता है वो है हमारे पास दोनों एक ही डिसिप्लिन के एक्सप्रेशन है, दे आर टू एक्सप्रेशन ऑफ द सेम डिसिप्लिन। ठीक है, अच्छा इसकी हम देखते हैं वजाहत के, वजाहत के अंदर क्या कहा जा रहा है, वजाहत के अंदर कहा जा रहा है कि भाई द टेक्स्ट एक्सप्लिसिटली स्टेट्स। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि ओपन क्लाउड कोड एंड ओपन कोड आर नॉट कंपेटिटर इन दिस बुक, इस बुक के अंदर इन दोनों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नहीं बताया गया। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नहीं रखा गया। दे आर टू एक्सप्रेशन ऑफ द सेम डिसिप्लिन,
बुक में ये लाइन मेंशन की गई है कि भाई ये एक ही डिसिप्लिन के क्या हैं, दो तरह के एक्सप्रेशंस हैं। द मेथड इज़ द कांस्टेंट, द टूल इज़ द वेरिएबल। मेथड जो है वो कांस्टेंट है और टूल जो है वो इसका क्या है, वेरिएबल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास। अब यहाँ से हमारे पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन जो थे ये हमारे पास बेसिक नॉलेज के थे, जिसके अंदर हमने बेसिक चीज़ें देखी। ठीक है, जो थ्योरी से रिलेट करती हुई थी। अब यहाँ से हमारे पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। ये मज़ेदार हो सकते हैं। अ कंपनी बिल्ड इट इंटायर कोडिंग वर्कफ्लो एक्सक्लूसिवली अराउंड वन वेंडर टूल विदाउट एनी ऑल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू द बुक, वॉट की रिस्क डज दिस क्रिएट। ठीक है, एक कंपनी है जो क्या कर रही है, एक कोडिंग वर्कफ्लो बना रही है। ठीक है, अराउंड वन वेंडर टूल, एक ही टूल को यूज़ करते हुए विदाउट एनी ऑल्टरनेटिव, उसने कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं किया। अकॉर्डिंग टू द बुक, बुक के हिसाब से व्हाट की रिस्क डज दिस क्रिएट, तो कौन सा रिस्क जो है वो क्रिएट हो सकता है, कौन सा की रिस्क है ऐसा जो यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। नो रिस्क, दिस इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस, कोई रिस्क नहीं होगा, ये अच्छी प्रैक्टिस है। It inherit risk, the company cannot control pricing changes, access restrictions and strategic shift। ठीक है, यहाँ पे जो है कंपनी को कौन कौन से कंपनी जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। प्राइसेस अगर चेंज होंगे उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस हो गई, और स्ट्रैटेजिक शिफ्ट जो है वो उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो ये कंपनीज को ये वाले रिस्क जो है वो फेस करने पड़ेंगे। इट ओनली इफेक्ट प्रोसेसिंग स्पीड, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट डालेगी। इट ऑलवेज रिड्यूस कॉस्ट, इससे जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है कि ये बात हकीकत है। अगर आपने एक ही काम के लिए जो है एक ही टूल को सारे कामों के लिए यूज़ कर लिया, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि वहाँ पे जो है रिस्क हो सकता है। जैसे प्राइस चेंज हो रहे हैं, या एक्सेस की रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, या स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हैं, तो यहाँ पे जो है वो इसके रिस्क जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। अच्छा, हमारे पास वजाहत क्या कहती है, इसको भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या कहा जा रहा है। एक्सप्लेनेशन के अंदर कहा जा रहा है कि टैक्स कहता है, द टैक्स वॉन्ट, ठीक है, टैक्स कहता है या वॉन्ट कहता है, बाइंडिंग इट टू अ सिंगल वेंडर प्रोडक्ट वुड कॉन्ट्रैक्ट द वेरी प्रीमिस ऑफ द मेथड। ठीक है, अच्छा, टैक्स कहता है कि सिंगल वेंडर बिल्डिंग जो है वो क्या होती है, वो ऑल्सो इनहेरिट रिस्क, रेंडर कैन नॉट कंट्रोल, यानी कि जो रेंडर हैं वो कंट्रोल नहीं, यहाँ पे देखें ये बता रहा है कि रेंडर कैन नॉट कंट्रोल, इनहेरिट करेंगे रिस्क को, और रेंडर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। किसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, प्राइस चेंजेस को, एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस को, और स्ट्रैटेजिक शिफ्ट को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा अगर आप सिंगल वेंडर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये वाले रिस्क आपको फेस करने पड़ेंगे, ये क्लियरली बुक के अंदर जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस जो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई बुक के अंदर सिनेरियो दिया हुआ है और फिर उस सिनेरियो से रिलेट आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ये सिनेरियो वाले क्वेश्चन जो हैं वो लाजमी हमारे एग्जाम्स के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ एग्जैक्टली वाई द बुक रिकमेंडेड टू टूल्स टू अवॉइड वेंडर लॉक इन, इसीलिए यहाँ पे जो है बताया गया है, बुक के अंदर रिकमेंड किया गया है कि आपने जो है वो क्या करने हैं, दो टूल्स यूज़ करने। ठीक है, आपने जो है वो सिर्फ एक के ऊपर जाके रिस्ट्रिक्ट, आपको जो है सिर्फ एक वेंडर लॉक के ऊपर जो है वो जाके नहीं रुकना। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सॉरी ये ऊपर हो गई गलती से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ skill.md फाइल। skill.md फाइल का क्या मकसद होता है, ओनली फॉर राइटिंग कोडिंग डॉक्यूमेंटेशन, आप उसके अंदर सिंपल कोडिंग की डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं। आ प्लेन टेक्स्ट फाइल दैट पैकेज आ स्किल एंड AI कैन लोड एंड फॉलो। ठीक है, एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है पैकेजेस की, ठीक है, जिसके अंदर आपने जो है कुछ स्किल्स लिखी हुई होती हैं, और AI जो है वो उसको लोड करता है और फिर उसको फॉलो करता है। फॉर डिफाइनिंग डेटाबेस स्कीमास, डेटाबेस के स्कीमा डिफ़ाइन करने के लिए हम skill.md बनाते हैं, या फॉर डिज़ाइन यूज़र इंटरफेसेस, या फिर हम यूज़र के इंटरफेस के लिए बनाते हैं। अब इसके अंदर ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है,
यूज़र इंटरफेस के लिए हम यूआई बनाते हैं, कोई स्किल डॉट एम डी की फ़ाइल नहीं बनाते, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। फॉर डिफाइनिंग डेटाबेस स्कीमा, डिफाइनिंग अगर हमें डेटाबेस का स्कीमा बनाना होगा तो उसके लिए भी हम स्किल डॉट एम डी की फ़ाइल नहीं बनाएंगे। ओनली फॉर राइटिंग कोडिंग डॉक्यूमेंटेशन, हम जो है सिर्फ कोडिंग की डॉक्यूमेंटेशन लिखने के लिए बनाते हैं, तो ये भी बात गलत है। अगर हमें कोडिंग की डॉक्यूमेंटेशन लिखनी होगी तो उसके लिए हम स्पेसिफिकेशन वगैरह बनाएंगे, ठीक है, ना कि हम स्किल डॉट एम डी बनाएंगे। ये बेसिकली हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमने स्किल्स बनाई हुई होती है, स्किल लिखी हुई होती है कि भाई एआई ने उस, ताकि एआई जो है वो उसको पढ़ के अपने आप को ट्रेन कर सके, अपने आप को इतना कैपेबल बना सके कि हाँ भाई इस काम को इस तरह से कहा गया है तो मैंने इस काम को इस तरह से परफॉर्म करना है, ठीक है। तो एआई को जो है वो सिर्फ इसलिए बनाई जाती है प्लेन टेक्स्ट फाइल, स्किल डॉट एम डी के अंदर हम प्लेन फाइल बनाते हैं, जिसके अंदर हम टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, जिसके अंदर हम रूल्स एंड जो हमारे पे रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करवाना होता है हम वो जो है उसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं, और एआई जो है उसको पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसको टोटली फॉलो करते हुए जो है उस स्किल को यूज़ करता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने विदाउट एक्सप्लेनेशन दे ही आप लोग को बता दी। अच्छा, यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं कि भाई क्या कह रहा है। प्लेन टेक्स्ट फिल दैट पैकेज आ स्किल एंड एआई कैन लोड एंड फॉलो, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। The text define it precisely. iSkill.md is a plain text file that package iSkill and AI can load and follow, ठीक है, ये वही बात लिखी हुई है कि आपको जो है टेक्स्ट के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि स्किल डॉट एम डी फाइल जो है वो किस लिए बनाती है। एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है पैकेजेस की, स्किल के पैकेजेस की, जिसे एआई जो है वो लोड करता है और फिर उसके ऊपर उसको फॉलो कर रहा होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, ये डोमेन एक्सपर्टीज़ को स्ट्रक्चर आर्टिफैक्ट में इनकोड करने का तरीका है, ठीक है, इनकोडिंग डोमेन एक्सपर्टीज़ को जो है वो क्या है, इनकोड करने का एक तरीका है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। iSkill.md written for cloud code can be used in open code by placing it in which directory। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपने क्लाउड कोड के लिए कोई स्किल डॉट एम डी लिखी है तो वो ओपन कोड के लिए भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। आपको उसके लिए जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डॉट आपने कहाँ लिखी हुई हो अगर, तो आपको उसके लिए जो है जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डॉट वी एस कोड / यानी कि आपने वी एस कोड के अंदर स्किल्स का फोल्डर बनाया हुआ उसमें लिखी हुई हो, या डॉट ओपन कोड के अंदर आपने कोई स्किल्स का फोल्डर बनाया हुआ हो वहाँ पे रखी हुई हो, या फिर आपने यूज़र के अंदर जो हमारे पास यूज़र का होता है फोल्डर उसके अंदर अपने लोकल के अंदर स्किल का कोई फोल्डर बना के वहाँ रखी हुई हो फाइल, तो मतलब जो है लोड करने आपको रिप्लेस करने की जगह बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या स्किल डॉट कॉन्फिग डॉट जेसन की फ़ाइल के अंदर अगर आपने रखा हुआ हो, तो हमें पता है कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि भाई ये एक ही प्रिंसिपल के क्या हैं, दो एक्सप्रेशंस हैं, यानी कि दोनों जो हैं वो सेम है, एक दूसरे के कंपैटिटर नहीं है, और दोनों किससे रिलेट करते हैं, ओपन कोड से। तो ओपन कोड के अंदर अगर आपने जो है वो स्किल्स का फोल्डर बना के वहाँ पे स्किल डॉट एम डी की फ़ाइल रखी हुई हो तो आपको उसके लिए जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसकी वजाहत भी देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। टेक्स्ट में स्पेसिफिक पाथ दिया है, ठीक है, यानी कि ये कह रहे हैं कि टेक्स्ट के अंदर जो है वो स्पेसिफिक पाथ जो है वो लिखा हुआ है। आई स्किल डॉट एम डी रिटर्न फॉर क्लाउड कोड ड्रॉप्स इनटू डॉट ओपन कोड / स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बुक के अंदर इन्होंने बाकायदा पाथ दिया हुआ है, उसका बाकायदा रास्ता बताया हुआ है कि अगर आपने क्लाउड कोड के अंदर डॉट ओपन कोड करके एक वो बनाया हुआ है फोल्डर और उसके अंदर स्किल का फोल्डर बनाया है, तो फिर आपको जो है वो जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही स्किल के फोल्डर के अंदर उसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी स्किल डॉट एम डी की, वो सारी की सारी ओपन कोड भी यूज़ कर पाएगा और क्लाउड कोड भी यूज़ कर पाएगा, तो उसके लिए आपको जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द कोर डिफरेंस बिटवीन मोड 1 एंड मोड 2 एज डिस्क्राइब इन द बुक। अब ये कह रहे हैं कि मोड 1 और मोड 2 के अंदर क्या डिफरेंस है, बुक के अंदर क्या डिस्क्राइब किया गया है। ये भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, मोड 1 और मोड 2, ठीक है। मोड 1 इज़ ओनली फॉर बिगनर्स, मोड 1 सिर्फ बिगनर्स के लिए है। इन मोड 1 यू यूज़ AI टू डू योर ओन वर्क। In mode 2, you build AI workers that keep working after the session end.
अच्छा, ये कह रहे हैं मोड 1 के अंदर आप एआई को यूज़ करते हैं अपने काम के लिए, और मोड 2 के अंदर आप एआई वर्कर्स को जो है ना बनाते हैं दैट कीप वर्किंग, जो कि काम करते रहते हैं कीप द सेशन एंड, जब तक के सेशन एंड ना हो जाए। मोड 1 इज़ फ्री एंड मोड 2 इज़ पेड। मोड 1 फ्री है और मोड 2 जो है वो पेड है। देयर इज़ नो मीनिंगफुल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में कोई मीनिंगफुल डिफरेंस नहीं है। तो हमने ये चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ी थी कि मोड 1 के अंदर, मोड 1 जो है उसके अंदर आप एआई को अपने काम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब आपको जो है क्या कहते हैं मोड 2 के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, एआई वर्कर्स बना रहे होते हैं, एआई वर्कर्स बना रहे होते हैं। और एआई वर्कर्स जो है वो क्या करते हैं, वो काम करते रहते हैं आफ्टर द सेशन एंड, जब तक कि सेशन एंड नहीं हो जाता। इसकी वजाहत भी देख लेते हैं। इन मोड 1 यूज़ एआई टू डू योर ओन वर्क, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई बुक के अंदर वाय तौर पे बताया हुआ है कि मोड 1 में जो स्टे द डोर, आप जो है ख़ुद अपने लिए काम करवा रहे होते हैं, ठीक है। द एआई इज़ योर पावर टूल, एआई जो है वो क्या होता है, आपका पावर टूल होता है, ठीक है। जबकि मोड 2 के अंदर यू यूज़ एआई टू बिल्ड द टायरलेस कोवर्कर्स, ठीक है। यहाँ पे जो है मोड 2 के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, बग़ैर थकने वाले कोवर्कर्स बना रहे होते हैं, ऐसे वर्कर्स बना रहे होते हैं जो कभी थकते नहीं है, 24/7 आपके लिए काम करते रहते हैं। वर्कर की डूइंग अ जॉब आफ्टर यू क्लोज द लैपटॉप, वर्कर उस वक्त तक काम करते रहते हैं जब तक आप काम करना बंद अपना लैपटॉप जो है वो बंद नहीं कर देते, ताकि डिस्निक इस वेदर वर्क कंटिन्यू आफ्टर द सेशन एंड। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि भाई जब तक सेशन एंड नहीं हो जाता वो वर्क जो है काम कंटिन्यू करते रहते हैं। तो इसको इन्होंने की डिस्टिंक्शन कहा है, ठीक है। तो ये भी हमने मोड 1 और मोड 2 के अंदर पढ़ा था कि मोड 1 के अंदर हम खुद काम कर रहे होते हैं, एआई को हम एज अ टूल यूज़ कर रहे होते हैं, और मोड 2 के अंदर हम ऐसे एआई वर्कर्स बना रहे होते हैं जो हमारे बिहाफ पे 24/7 जो है वो काम कर रहे होते हैं, तब तक काम करते रहते हैं जब तक कि हम जो है वो अपना लैपटॉप बंद नहीं कर देते। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। A finance lead use ChatGPT every morning to write reports, but the work stops completely when the chat session ends. Which mode does this represent? अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक फाइनेंस की लीड है जो चैट जीपीटी को एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह यूज़ कर रही होती है रिपोर्ट्स लिखने के लिए, बट द वर्क स्टॉप, लेकिन काम जो है वो मुकम्मल तौर पर रुक जाता है जब सेशन एंड होता है। जैसे ही सेशन एंड होता है वैसे ही जो है क्या हो जाता है, काम मुकम्मल तौर पे रुक जाता है। विच मूड डज दिस रिप्रेजेंट, ये कौन सा मूड है, मोड 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग, या मोड 2 है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, या मोड 3 है गवर्नेंस, या फाउंडेशंस है। तो इसके अंदर ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है ना ये, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा मोड कहलाएगा ये, यहाँ पे ये हमारे पास एक प्रॉब्लम जनरेट हो रही है कि भाई काम तब तक हो रहा है जब तक रिपोर्ट तब तक लिखी जा रही है जब तक जो है वो चैट जीपीटी को मॉर्निंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही मतलब जो है सेशन एंड हो रहा है वैसे ही काम जो है यानी कि रिपोर्ट बनना जो है वो बंद हो जा रही है। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोड 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग कहेंगे, ठीक है। इसका आंसर तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि भाई ये एक प्रॉब्लम है। दिस इज़ मोड 1 बिकॉज द जनरल एजेंट इज़ बीइंग यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इनसाइड अ सेशन, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो मोड 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्योंकि हमारा जो जर्नल एजेंट है वो क्या कर रहा है, जर्नल एजेंट को सेशन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब तक आप सेशन चलाते रहेंगे तब तक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती रहेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, द डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ मोड 1 इज़ दैट द वर्क हैपन्स विद इन द सेशन एंड स्टॉप व्हेन इट एंड। अच्छा, यहाँ पे क्या है, तब तक काम होता रहेगा जब तक सेशन चल रहा है, और जैसे ही सेशन ख़त्म होगा वैसे ही काम होना भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यू नहीं रहेगा। बट मोड 2 के अंदर क्या होता है भाई, वुड इन्वॉल्व बिल्डिंग ऑफ वर्कर्स, आपने वर्कर को इन्वॉल्व किया हुआ होता है, दैट कंटिन्यू रनिंग इंडिपेंडेंटली आफ्टर द सेशन क्लोजेस, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट होके जो है वो अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं, वो आपके ऊपर रिलायबल नहीं होते। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। हाउ मैनी डिलीवरी चैनल्स डज द बुक इकोसिस्टम हैव, इकोसिस्टम बुक के जो इकोसिस्टम के अंदर है उसके अंदर कितने डिलीवरी चैनल जो हैं वो
बताए गए हैं, 2, 3, 4 या 5, तो इसका आंसर 4 ही है, ठीक है। क्यों है भाई? द टेक्स्ट लिस्ट, क्योंकि जो टेक्स्ट लिस्ट है उसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर 4 चैनल दिए गए हैं, बुक दी गई है, GIAI दिया गया है, एजेंट फैक्ट्री दी गई है और प्लगइन्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो आपके इकोसिस्टम में आती हैं, ठीक है। 4 चैनल जो हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? एंडेवेटिव बुक सब एक ही फाइनेंशियल सोर्सेज से निकलते हैं, ठीक है। ड्राइंग फॉर वन फाइनेंशियल सोर्स, ईच चैनल रिसर्च अ डिफरेंट ऑडियंस इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो 4 चैनल जो हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। व्हाट इज़ ZIA? ZIA जो है वो क्या है? अ पेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट मस्ट बी परचेज सेपरेटली। एक पेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जो अलग से जो है वो पैसे ले रहा है। एन AI ट्यूटर रनिंग ऑन ईच लर्नर ऑन फ्री क्लाउड वेयर अ सिंगल कनेक्टर। या आपके पास जो है वो एक AI ट्यूटर है जो क्या कर रहा है कि हर सीखने वाले को फ्री में क्लाउड जो है वो सिखा रहा है या सिंगल कनेक्टर, एक ही सिंगल कनेक्टर को यूज़ करते हुए। आप कोडिंग प्लगइन इंस्टॉल ऑन लोकल मशीन, एक लोकल मशीन के अंदर कोई कोडिंग का प्लगइन है जो इंस्टॉल किया गया है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये हम सबको ही पता है कि ये एक AI ट्यूटर है जो यूज़र को अपने फ्री क्लाउड पर एक कनेक्टर के ज़रिए चलाता है, ठीक है। ना तो ये कोई पेड सॉफ्टवेयर है, ना ये हमसे कोई पैसे ले रहा है बुक के अंदर, ना ये कोई ऐसा प्लगइन है जिसे हमने अपनी मशीन के अंदर जो है वो लोकली इंस्टॉल किया हुआ है, ना ये डेटाबेस मैनेजमेंट को देख रहा है, ठीक है। ये क्या है? एक AI ट्यूटर है जो हर सीखने वाले को फ्री क्लाउड जो है वो क्या सिंगल कनेक्टर के ऊपर सिखा रहा होता है। अच्छा जी, वेयर इज़ द एजेंट फैक्ट्री प्लगइन इंस्टॉल? एजेंट फैक्ट्री प्लगइन्स इंस्टॉल कहाँ होती हैं? इनसाइड अ वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र के अंदर, इनसाइड क्लाउड कोड और ओपन कोड और क्लाउड कोड के अंदर, इन अ मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल के एप्लीकेशन के अंदर, या इन एन ईमेल क्लाइंट, या किसी क्लाइंट की ईमेल पर। तो इसका भी आंसर हमें बहुत अच्छे से पता है कि ना तो ये ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल होता है, ठीक है, ना मोबाइल एप्लीकेशन में इंस्टॉल होता है, ना ईमेल क्लाइंट पर इंस्टॉल होता है। ये सिंपली जो है क्लाउड कोड और ओपन कोड के अंदर इंस्टॉल होती हैं। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल था, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि हमें जो है मज़ीद किसी एक्सप्लेनेशन पे जाने की ज़रूरत है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। अ डेवलपर प्रोवाइड्स बिजनेस रिक्वायरमेंट टू द एजेंट फैक्ट्री प्लगइन्स, ठीक है। एक डेवलपर है, अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट एजेंट फैक्ट्री प्लगइन्स को देता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है? विच डिसाइड मोड टू मैन्युफैक्चरिंग इज अप्रोप्राइट, व्हाट कैन द प्लगइन स्कैफोल्ड। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कि वो जो प्लगइन है वो मोड टू यानी मैन्युफैक्चरिंग डिसाइड करता है, प्लगइन इसमें से क्या स्कैफोल्ड कर सकता है, ठीक है। इट्स ओनली राइट अ प्रॉम्प्ट, वो सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख सकता है। अ कनेक्टेड नेटिव ऐप, अ प्लगइन और एन AI वर्कर। एक कनेक्टेड नेटिव ऐप बना सकता है, अ प्लगइन बना सकता है और AI वर्कर्स बना सकता है। इट ओनली प्रोड्यूस डॉक्यूमेंटेशन, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस कर सकता है। इट टेक्स नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं ले सकता। तो प्रॉम्प्ट लिख सकता है, ये भी गलत हो गया, खुद से ही पता चल रहा है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रोड्यूस डॉक्यूमेंटेशन, तो मोड 2 के अंदर तो हम कर ही मैन्युफैक्चरिंग रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम AI वर्कर्स बना रहे हैं। सिंपल सी बात है कि हम AI वर्कर्स बना रहे हैं, यहीं से हमें क्लू मिल जाता है कि भाई हम जिसके अंदर AI जो है कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर बहुत सारे AI वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हों, ठीक है। तो वही मोड 2 से रिलेट करता है। जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी तो वो मोड 1 है, और जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग की बात आ रही हो तो वो हमेशा क्या होगा? मोड 2 होगा। तो यहाँ पे मोड 2 के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे मोड 2 में हम क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? AI वर्कर्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कह रही है। अच्छा जी, द टेक्स्ट स्टेट फॉर मोड 2 इज रिकमेंडेड फॉर एंड इसका फोल्ड द राइट शेप, अ कनेक्टर नेटिव ऐप, अ प्लगइन एंड AI वर्कर, ओपन AI एजेंट SDK और क्लाउड मैनेज एजेंट। फॉर मोड 1 इट राइट्स अ प्रॉम्प्ट,
फॉर मोड 2 इट सिलेक्ट एंड स्कैफोल्ड द अप्रोप्राइट आर्किटेक्चर। ठीक है, तो सिंपली लिखा हुआ है कि भाई टेक्स्ट कहता है कि मोड 2 को जो है वो रिकमेंडेड एंड स्कैफोल्ड द राइट शेप। ठीक है, कहा गया है कनेक्टेड नेटिव ऐप प्लगइन्स और एआई वर्कर्स के लिए। ओपन एआई एजेंट एसडीके और क्लाउड मैनेज एजेंट जो है वो क्या थे, मोड 1 के लिए सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखते हैं। यहाँ पे हम ओपन एआई एजेंट एसडीके के अंदर और क्लाउड मैनेज एजेंट के अंदर हम क्या करते हैं, मोड 1 के लिए सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखते हैं, जबकि मोड 2 के लिए इन 3 ऑप्शन में से शेप डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, इन 3 ऑप्शंस में से हम क्या करते हैं, शेप को डिज़ाइन करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग किस शेप के ऊपर होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इन द 10-80-10 रूल व्हाट रूल डज द बुक प्ले। 10-80-10 रूल क्या है, ये भी मैंने थीसिस के अंदर बहुत एक्सप्लेन करा था, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया था कि 10-80-10 रूल क्या है। इट हैंडल 80% ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, 80% ऑफ एग्जीक्यूशन को जो है वो हैंडल करता है। इट सेट इट द इंटेंट द फर्स्ट 10%। शुरू के 10% जो होता है वो इंटेंट को शो करता है। डोमेन नॉलेज, फ्रेमवर्क, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, कि भाई क्या डोमेन नॉलेज है, क्या फ्रेमवर्क हैं और क्या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होगा। इट परफॉर्म द फाइनल वेरिफिकेशन लास्ट 10%। जो लास्ट के 10% होते हैं वो क्या करते हैं, फाइनल वेरिफिकेशन देखते हैं। इट डज एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, इंडिपेंडेंटली होती हैं, खुद से ही हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसके अंदर ये कह रहे हैं, इन द 10-80-10 रूल व्हाट रोल डज द बुक प्ले। बुक जो है वो 10-80-10 में से कौन सा रोल प्ले कर रही है। ठीक है, इंटेंट का रोल प्ले कर रही है, वजाहत कर रही है कि क्या हो रहा है, या फिर एग्जीक्यूशन कर रही है, या फिर वेरिफिकेशन कर रही है। तो हमारे पास बुक जो है वो क्या है, बेसिकली इंटेंट है, जिसके अंदर सारी नॉलेज बताई गई है, डोमेन नॉलेज बताई गई है, फ्रेमवर्क बताए गए हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं। तो यहाँ पे जो बुक जो है वो कौन सा रोल प्ले कर रही है, इंटेंट का। द सेट ऑफ इट सेट द इंटेंट, कि भाई ये जो है वो इंटेंट सेट कर रही है। इसकी वो देख लेते हैं। द बुक सेट द इंटेंट द फर्स्ट 10% इज डोमेन नॉलेज, द फ्रेमवर्क, द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हमने ये बहुत अच्छी तरह से देखा था कि शुरू का 10% जो होता है वो हमारा क्या होता है, शुरू का 10% हमारा वो होता है जिसके अंदर हम आर्किटेक्चर बता रहे होते हैं, हम नॉलेज, डोमेन की नॉलेज दे रहे होते हैं, हम फ्रेमवर्क्स बता रहे होते हैं, यानी कि हमें बनाना क्या है, हम बनाना क्या चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं। तो वो चीज़ हम जो है वो बता रहे होते हैं, अपनी इंटेंट, अपनी नीयत बता रहे होते हैं कि हमारे दिमाग, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। 80% जो है वो एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है, 80% कौन हैंडल कर रहा है, द 80% इज़ हैंडल बाय जिया AI एंड द एजेंट फैक्ट्री प्लगइन। जो एजेंट फैक्ट्री प्लगइन्स हैं और जिया AI है, वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन वाला काम कर रहा है। तो 80% का रोल कौन प्ले कर रहा है, जिया AI और एजेंट फैक्ट्री के प्लगइन्स। और आखिर के जो 10% है वो क्या है, ह्यूमन वेरिफिकेशन है। ये तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था जब मैंने थीसिस के ऊपर वीडियोस बनाई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हुई तो आप लोग उसे जाके एक मरतबा देख लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द 10-80-10 रूल हु हैंडल द 80% एग्जीक्यूशन। ये तो हम अभी अभी देखते हुए आ रहे हैं कि भाई जो जिया AI एंड द एजेंट फैक्ट्री प्लगइन्स हैं ये एग्जीक्यूशन का काम कर रहे हैं। तो 80% जो है वो यही कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसमें लास्ट के फाइनल 10% है, तो फाइनल 10% में भाई कौन कर रहा है, AI सिस्टम इटसेल्फ, AI सिस्टम खुद से कर रहा है। ह्यूमन जजमेंट वेरीफाइंग द एजेंट इज़ करेक्ट, डिप्लॉयमेंट इज़ सेफ एंड नॉलेज इज़ साउंड। ह्यूमन की जजमेंट, यानी कि इंसान जो है वो फैसला कर रहा है कि भाई एजेंट जो है वो सही काम कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट सही तरह से हुई हुई है, और नॉलेज जो है वो साउंड कर रही है, यानी कि जो आपको जो तरबियत दी जा रही है या जो आपको मालूमात दी जा रही हैं वो वाकई अभी समझ में आ रही हैं। थर्ड पार्टी ऑडिटिंग कंपनी या कोई थर्ड पार्टी ऑडिटिंग कंपनी जो है वो आखिर का 10% जो है वो उसका रोल जो है वो प्ले कर रही है, या फिर रैंडम ऑटोमेटेड चेक्स, या फिर कोई रैंडम ऑटोमेटिक चेक्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन जजमेंट, क्योंकि हमें पता है वेरिफिकेशन का आखिर के 10% जो है वो किस लिए यूज़ होते हैं, वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं कि भाई हमारे एजेंट जो हैं वो ठीक हैं। तो ह्यूमन जजमेंट जो है उसी से हमारी वेरिफिकेशन हो रही है। तो आखिर के 10% जो है वो ये प्ले कर रहा है। ठीक है,
अच्छा जी, उसके बाद क्या, अकॉर्डिंग टू जेंसन होंग व्हाट डू एआई एजेंट फंडामेंटली नीड इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट रिलायबली। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आपके पास जेंसन हंग के मुताबिक एआई एजेंट को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, नॉर्मली किस चीज़ की जो है वो ज़रूरत होती है। ओनली मोर जीपीयू पावर, सिर्फ जो है वो जीपीयू पावर की। ऑथोरेटिव सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। ग्राउंड ट्रूथ टू रीड फ्रॉम, राइट टू एंड वेरीफाई अगेंस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है वो क्या देनी होती है, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड देना होता है जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ हो, क्या हो रहा है, क्या मतलब जो है ग्राउंड ट्रुथ क्या है, जिसको पढ़ा जा रहा हो, जिसमें लिखा जा रहा हो, जिससे वेरीफाई किया जा रहा हो, सारा काम किया जा रहा हो, तो वो जो है क्या कहते हैं, वो आपका मेन गोल है या मेन ज़रूरत है, सही है, मेन चीज़ है। अ लार्ज टीम ऑफ डेवलपर्स, डेवलपर की एक बहुत बड़ी टीम होनी चाहिए। मोर मार्केटिंग बजट, या मार्केटिंग का बजट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो ओनली मोर जीपीयू पावर, जीपीयू पावर से कोई इसका लिंक नहीं है। ठीक है, जीपीयू पावर कोई चीज़ नहीं है, टीम ऑफ डेवलपर्स का भी काम नहीं है, और ना ही मार्केटिंग बजट का काम है। बेसिकली हमें सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड चाहिए होता है जहाँ पे कोई ऐसी जगह जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ हो। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक की सारी चीज़ें हो, क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, क्या होगा। ठीक है, सब चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें सच्चाई में लिखी हुई हों, जिसको पढ़कर जो है वो एआई मॉडल्स अपने आप को ट्रेन करें, फॉलो करते हुए उसको काम करें। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और मेजर चीज़ है। ठीक है, जो एआई एजेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बुक, बुक के हिसाब से व्हाट हैपन टू एजेंट, एजेंट्स के साथ क्या होता है, दैट लेक एंड ऑथोरेटिव ग्राउंड ट्रूथ फाउंडेशन। ठीक है, बुक के मुताबिक अगर एजेंट के पास जो है वो ग्राउंड ट्रूथ ना हो तो क्या होता है, दे बिकम फास्टर, वो तेज़ हो जाते हैं। दे हेलुसिनेट, वो जो है हेलुसिनेशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, दे इज़ नो डिफरेंस, देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे ऑटोमेटिकली इम्प्रूव ओवर टाइम, वो अपने आप को जो है वो इम्प्रूव करते रहते हैं खुद ब खुद। तो हमें पता है अगर उनके पास रियल में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, हमें पता है कि अगर एआई के पास जो है वो एजेंट्स के पास अगर रियल, हमने ये चीज़ बहुत दफ़ा जो है एक्सपेरिमेंट भी किया है कि अगर एआई के पास जो है वो एक्चुअल डेटा नहीं होता तो वो फिर हेलुसिनेशन का शिकार हो जाता है, यानी खुद ब खुद अपनी सोच से जवाब देना शुरू कर देता है। तो वो क्या हो जाएगा, हेलुसिनेट हो जाएंगे, एजेंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, हेलुसिनेट हो जाएंगे। इसके अंदर तो कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात ही नहीं है कि हमें जो है ना इसके अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें पता है और हमने इसको एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है। जब हम ओपन एआई एजेंट एसडीके पढ़ रहे थे हमने तब भी देखा था, जब हम एलएलएम्स को यूज़ करना सीख रहे थे हमने तब भी देखा था कि अगर हम एलएलएम से कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिसकी नॉलेज उसके पास नहीं है तो वो अपने पास से तुक्के मारना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो हेलुसिनेशन का शिकार हो जाता है। हाउ डज द बुक फंक्शन एज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड फॉर एजेंटिक एआई एजुकेशन। ठीक है, बुक के मुताबिक अगर नहीं सॉरी, अगर बुक खुद किस पैटर्न को फॉलो करती है, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बनते हैं एजुकेशन के लिए, मतलब जो है अगर हाउ डज़ अ बुक फंक्शन एज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, बुक जो है वो यहाँ से कैसे जो है सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड काम कर रही है फॉर एजेंटिक एआई एजुकेशन, एजेंटिक एआई एजुकेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बाय कलेक्टिंग रैंडम ट्यूटोरियल्स फ्रॉम द इंटरनेट, वो इंटरनेट से रैंडम ट्यूटोरियल उठा रही है as the canonical source from which Zia AI teach and human judgment verifies। ठीक है, अच्छा ये क्या है, यहाँ पे जो है वो जिया एआई टीच कर रहा है और ह्यूमन जजमेंट जो है वो वेरीफाई कर रही है। ठीक है, ओनली एज अ प्रिंटेड रेफरेंस, या सिर्फ प्रिंटेड रेफरेंस को देखा जा रहा है, बाय रिप्लेसिंग ऑल अदर रिसोर्सेज, या बाकी सारी रिसोर्सेज को जो है वो रिप्लेस किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कैसे बनी हुई है, ठीक है, कौन वो कर रहा है, इसका सही जवाब हम देखते हुए आ रहे हैं। बुक के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई रैंडम जो है क्या कहते हैं ट्यूटोरियल मौजूद नहीं है जो इंटरनेट से उठाए गए हों। ठीक है, प्रिंटेड रेफरेंसेस भी नहीं है, सारी रिसोर्सेज को रिप्लेस भी नहीं किया जा रहा। यहाँ पे हमारे पास एज द कैनिशियल सोर्स फ्रॉम विच जिया एआई टीच,
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी सोर्स है, ठीक है, एक ऐसी सोर्स दी गई है जिसे जिया एआई जो है वो पढ़ा रहा है, और ह्यूमन जो है वो क्या कर रही है, ह्यूमन जजमेंट जो है वो उसकी वेरिफिकेशन कर रही है। जिया एआई जो है वो हमारे पास क्या है, एक टीचिंग एजेंट है। अच्छा जी, व्हाट रोल डू क्लाउड कोड एंड ओपन कोड प्ले इन द सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड आर्किटेक्चर। अब ये कह रहे हैं कि क्लाउड कोड और ओपन कोड जो है वो सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड में कौन सा रोल प्ले करते हैं। दे सर्व एज द टीचिंग एजेंट, मतलब एज अ टीचिंग एजेंट अपने आप को सर्व कर रहे होते हैं। दे आर द बिल्डिंग एजेंट दैट कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल एफ फ्रॉम वेरीफाइड स्पेसिफिकेशन एंड स्किल डॉट एम डी टेम्पलेट्स। ये बिल्डिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे होते हैं, डिजिटल एफ को वेरीफाई, मतलब जो है वेरीफाई स्पेसिफिकेशन के ज़रिए और स्किल एम डी टेम्पलेट्स के ज़रिए जो है वो क्या कर रहे होते हैं, डिजिटल एफ बना रहे होते हैं। दे फ्रॉम द वेरिफिकेशन लेयर, ये वेरिफिकेशन लेयर के अंदर आते हैं। दे हैव नो डिफाइंड रोल, इनका रोल जो है वो डिफाइन नहीं किया गया। तो बेसिकली हमें पता है कि क्लाउड कोड और ओपन कोड हमारे पास क्या है, बिल्डिंग एजेंट हैं, जो क्या बना रहे हैं, हमारे डिजिटल एफ को बना रहे हैं। ठीक है, कौन सी स्पेसिफिकेशन को फॉलो करते हुए, जो स्पेसिफिकेशन हमने उन्हें दी हुई है उन स्पेसिफिकेशन को वेरीफाई करते हुए वो क्या कर बना रहे हैं, डिजिटल एफ बना रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, बिल्डिंग एजेंट्स हैं। अलॉन्ग हाउ मैनी एक्सेस डू डेरिवेटिव बुक स्पेशलाइज। ठीक है, अच्छा जी, डेरिवेटिव बुक्स कितने एक्सेस पर स्पेशलाइज होते हैं। 1 टॉपिक ओनली, 2 टॉपिक्स एंड ऑडियंस, 3 और 4। 1 के ऊपर आते हैं सिर्फ उसके अंदर टॉपिक्स होते हैं, 2 के अंदर आता है टॉपिक भी होते हैं और ऑडियंस भी होती है, 3 या 4। तो इसका हमारे पास जो है वो सही आंसर क्या है, इसका हमारे पास सही आंसर है 2। ठीक है, जिसके अंदर टॉपिक भी हो और ऑडियंस भी हो। इसकी हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। 27 अब तक ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे जिसकी एक्सप्लेनेशन हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। अच्छा जी, ये यहाँ पे 2 क्यों है भाई, टेक्स्ट में क्लियरली दिया गया है कि ईच स्पेशलाइज अलोंग वन ऑफ 2 एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ जो है वो ईच स्पेशलाइज अलोंग वन ऑफ 2 एक्सेस, टॉपिक और ऑडियंस, ये बात जो है वो क्लियरली टेक्स्ट के अंदर लिखी हुई है, बुक के अंदर। The topic axis narrow scope to a specific discipline. The audience axis rewrite the methodology for a specific reader type while keeping the methodologies constant. ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं टॉपिक और ऑडियंस, टॉपिक एक्सेस जो है वो सब्जेक्ट्स को नैरो करता है और ऑडियंस एक्सेस जो है वो रीडर के लिए रीराइट करता है। तो बेसिकली जो है यहाँ पे 2 चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, बुक को स्पेशलाइज करने के लिए डेरिवेट है। 28 पे है, विच एक्सिस डज लर्निंग पाइथन इन द एआई एरा रिप्रेजेंट। अच्छा जी, आपके पास लर्निंग पाइथन इन द एआई एरा जो है वो कौन से एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ऑडियंस के, टॉपिक एक्सिस के, बोथ एक्सिस को इक्वली या नाइदर एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर है, ये हमारे पास पाइथन क्या है, एक टॉपिक है जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो पाइथन जो है वो टॉपिक एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। एडिशन राइटर स्पेसिफिकली फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट रिप्रेजेंट विच एक्सिस ऑफ डेरिवेटिव बुक्स। ठीक है, एडिशन रिटर्न, जो हमारे पास एडिशन होते हैं रिटर्न स्पेसिफिकली फॉर हाई स्कूल्स के लिए, जो हमारे पास हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे पास एडिशंस होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, विच एक्सिस ऑफ डेरिवेटिव बुक्स में से कौन से एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, टॉपिक को, ऑडियंस को, बोथ को या नाइदर को। तो यहाँ पे हमें पता है कि वो ऑडियंस को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, ऑडियंस एक्सेस को जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। अ प्रैक्टिसिंग इंजीनियर वांट्स अ स्पेशलाइज्ड एडिशन ऑफ द बुक टेलर्ड स्पेसिफिकली ऑफ देयर टू देयर प्रोफेशन, व्हाट टाइप ऑफ डेरिवेटिव बुक वुड दिस बी। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो प्रोफेशनल इंजीनियर है
और उसे अपनी फील्ड के लिए स्पेशलाइज एडिशन चाहिए, ठीक है। तो ये किस तरह की डेरिवेटिव बुक होगी? टॉपिक बेस्ड डेरिवेटिव होगी, प्रोफेशन स्पेसिफिक ऑडियंस बेस्ड डेरिवेटिव होगी, जनरल इंट्रोडक्शन बुक होगी, या रैंडम सिलेक्शन फ्रॉम द कैटलॉग? तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है? इसको किसके लिए चाहिए? प्रोफेशन के लिए चाहिए। तो ये बेसिकली प्रोफेशन स्पेसिफिक ऑडियंस बेस्ड डेरिवेटिव बुक होगी, ठीक है, जिसके अंदर स्पेसिफिकली उस की जो है वो प्रोफेशन को मतलब स्पेसिफिकली उस प्रोफेशन से रिलेट करते हुए ऑडियंस के लिए जो है वो बुक लिखी गई होगी, तो उससे जो है वो डेरिवेटिव होगी। हाउ मैनी रीडर फेसिंग कॉन्टेंट टायर डज द बुक ऑफर? ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं हाउ मैनी रीडर फेसिंग कॉन्टेंट टायर, ठीक है। अच्छा जी, बुक कंटेंट कितने रीडर फेसिंग टायर्स में अवेलेबल है? 1, 2 क्रैश कोर्सेज एंड डीप डाइव चैप्टर्स, 3 या 4? जो हमारे पास बुक है वो बेसिकली क्या है, उसके अंदर क्रैश कोर्सेज भी हैं और डीप डाइव चैप्टर्स भी हैं, ठीक है, बहुत ही डिटेल्स में लिखे हुए चैप्टर्स भी हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास कौन सा टायर है? ये हमारे पास 2 टायर के अंदर है, ठीक है। क्रैश कोर्सेज भी हैं हमारी एजेंट फैक्ट्री के अंदर और डीप डाइव चैप्टर्स भी हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रैश कोर्सेज? क्रैश कोर्सेज करवाने का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड एग्जेक्टिव टेक्निकल डिटेल्स, short high level primers that get reader productive in hours not semesters। अच्छा, उसके बाद है स्ट्रिक्टली फॉर रेफरेंस यूज़ ओनली फॉर ऑडियंस एकेडमिक रिसर्च। यहाँ पे हमें पता है कि क्रैश कोर्सेज सर ने जो बनाए हैं वो किस लिए बनाए, कि एक तो वो छोटे हैं, ठीक है, हाई लेवरेज प्रीमियर दैट गेट रीडर प्रोडक्टिव इन आवर्स, जो घंटों में जो है वो पढ़ने वाले को क्या बना सकते हैं, प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। घंटों के अंदर आप उससे काम सीख सकते हैं, अगर आप उससे ध्यान से पढ़ें तो आप उससे चीज़ों को समझ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको उसके लिए पूरे पूरे सेमेस्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली इसका जो प्राइमरी पर्पस है क्रैश कोर्सेज का वो यही है, पढ़ के ही समझ में आ रहा है। अच्छा, हाउ शुड डीप डाइव चैप्टर बी रीड? मतलब ये कह रहे हैं कि हमें कैसे जो है वो डीप डाइव चैप्टर को पढ़ना है। फ्रंट टू बैक सिक्वेंशली इन ऑर्डर, आपको फ्रंट से लेके बैक तक जो है वो सिक्वेंशली पढ़ना है ऑर्डर में। एज अ रेफरेंस पढ़ना है। रिटर्न टू व्हेन एवर रियल वर्क सरफेसेस अ नॉलेज गैप, ठीक है, आपने तब आना है, एज अ रेफरेंस के तौर पे आपने उसे लेना है। रीड वंस एंड नेवर अगेन, आपने सिर्फ एक मरतबा पढ़ना है, दोबारा कभी नहीं पढ़ना। इनकम्प्लीटली रैंडम ऑर्डर, या मुकम्मल तौर पे आपने रैंडम ऑर्डर में पढ़ना है कि कभी चैप्टर 1 पढ़ लिया, कभी चैप्टर 3 पढ़ लिया, कभी चैप्टर 9 पढ़ लिया, तो इस तरह से पढ़ना है। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर है कि डीप डाइव चैप्टर को हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए या कैसे पढ़ना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है कि हमने इसको रेफरेंस की तरह पढ़ना है, ठीक है। जो भी हमारे डीप डाइव चैप्टर होते हैं कि भाई जब आप कोई काम कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं, उससे रिलेट करता हुआ आपके पास कुछ काम आया, आपको नॉलेज की कुछ कमी हो रही है, तो आपने उसे एज अ रेफरेंस जाके जो है वो रीड करना है, एज अ रेफरेंस से पढ़ना है, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को वहाँ से अंडरस्टैंड कर सकें और उसे सॉल्व कर सकें। In what context did Sam Altman discuss 10% बिलियन डॉलर कंपनीज? ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सैम अल्टमन ने जो है वो डिस्कस किया था 10% बिलियन डॉलर कंपनीज को? इन 2020 कॉन्फ्रेंस स्पीच के अंदर, इन जनवरी 2024 कन्वर्जेशन विथ एलेक्स ऑनियन, ठीक है, इन 26 पब्लिश आर्टिकल, या ही नेवर मेड सच अ स्टेटमेंट। उन्होंने 2020 के अंदर कॉन्फ्रेंस स्पीच में कहा था, जनवरी 2024 में जब वो कन्वर्जेशन कर रहे थे एलेक्स के साथ, तब उन्होंने कहा था, 2026 के अंदर कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ था उसके अंदर कहा था, या उन्होंने इस तरह की कोई स्टेटमेंट कभी दी ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर, ये हमारे पास थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है जनवरी 2024 कन्वर्जेशन। जब वो एलेक्स से जो है 2024 में कन्वर्जेशन कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने 10% बिलियन डॉलर कंपनीज़ का जिक्र जो है वो किया था, या उसके बारे में बात उन्होंने की थी। विच कैटेगरी डिड डैरियो अमोडॉय आइडेंटिफाई एज मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस द फर्स्ट सिंगल पर्सन बिलियन डॉलर कंपनी?
अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं डैरियो मॉडल ने किस कैटेगरीज को $1 बिलियन कंपनी के लिए मोस्ट लाइकली बताया। ठीक है, हेल्थ केयर और एजुकेशन को, डेवलपर टूल, ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस एंड प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। ठीक है, डेवलपर टूल्स हो, ऑटोमेटेड कस्टम सर्विसेज हो और ट्रेडिंग हो, तो वो उसको बताया था $10 बिलियन कंपनी बताया था, $1 बिलियन कंपनी। या मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल्स को बताया था, या एग्रीकल्चर एंड मिनिंग को बताया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारे पास, कि जिसके अंदर हमारे पास डेवलपर टूल्स हों, ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विसेज हों और इसके अलावा प्रायोरिटी ट्रेडिंग हो। ठीक है, तो इसको उन्होंने जो है वो क्या कहा था, फर्स्ट $1 बिलियन कंपनी कहा था। अच्छा जी, फिर सिनेरियो आ गया हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द concrete example cited in the text, what type of business did a solo founder scale to hundred of millions in first year revenue using AI agent। यहाँ पे कह रहे हैं कि टेक्स्ट में मेंशन किया गया है एग्जाम्पल के मुताबिक कि एक सोलो फाउंडर ने, यानी कि एक अकेले बंदे ने कौन सा बिजनेस 100 ऑफ मिलियन तक फर्स्ट मतलब 100 ऑफ बिलियंस तक लेके गया था वो, और वो उसका फर्स्ट ईयर रेवेन्यू था। ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर, पहले साल के अंदर ही उसने अपना रेवेन्यू जो है वो क्या कहाँ लेके गया था, वो 100 ऑफ मिलियंस पे लेके गया था। एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को, एक टेली हेल्थ बिजनेस को, एक रेस्टोरेंट चैन को, या एक मोबाइल गेमिंग कंपनी को। तो इसका हमारे पास बहुत ही जो है वो क्लियर आंसर है कि एक टेली हेल्थ बिजनेस उसने बनाया था, जिसको एक ही सोलो फाउंडर था। ठीक है, अकेला बंदा था जिसने वो बनाया था, और उसको जो है वो कहाँ लेकर गया था, 100 ऑफ मिलियंस पर जो है वो एक ही ईयर के अंदर उसने रेवेन्यू जनरेट किया था एआई एजेंट के थ्रू। What three components make up the architectural shape described by Altman and a model? Only AI models. What three components make up the, अच्छा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आर्किटेक्चर शेप जो एल्टमन या ए मॉडल डिस्क्राइब करता है उसमें क्या शामिल होता है। ठीक है, कौन से 3 कंपोनेंट शामिल होते हैं, ओनली एआई मॉडल, सिर्फ एआई मॉडल शामिल होते हैं। 3 चीज़ों की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 चीज़ें होंगी। A canonical source the founder owns, AI agent executing the work and rented infrastructure। ठीक है, a large team of फुल टाइम एम्प्लॉयज़ की एक बहुत बड़ी टीम हो। अच्छा, उसके बाद है वेंचर कैपिटल, पेशेंट एंड प्रोप्राइटरी हार्डवेयर। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि भाई हमारे पास कैनिकल सोर्स होनी चाहिए फाउंडर ओन्स की, एआई एजेंट होने चाहिए जो वर्क को एग्जीक्यूट कर रहे हों, और रेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो समझाई भी हो। 38 पे, अकॉर्डिंग टू द बुक एनालिसिस ऑफ एआई टूल एवोल्यूशन, व्हाट कैरेक्टराइज द फर्स्ट एरा ऑफ एआई टूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई बुक के मुताबिक एआई टूल के एवोल्यूशन में फर्स्ट एरा क्या था, द हार्नेस वॉज द प्रोडक्ट। ठीक है, कि हार्नेस जो है वो प्रोडक्ट था, द मॉडल वॉज द प्रोडक्ट, मॉडल प्रोडक्ट था, द डिसिप्लिन वॉज द प्रोडक्ट, उसूल जो थे वो प्रोडक्ट थे, या इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज द प्रोडक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोडक्ट थे। तो बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट एरा था उसके अंदर हम मॉडल को एज अ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट बिकम द प्रोडक्ट इन द सेकेंड एरा ऑफ एआई टूल्स। ठीक है, सेकेंड एरा के अंदर जो है वो प्रोडक्ट कौन बना, एआई टूल्स के सेकेंड एरा में प्रोडक्ट कौन बना, एआई मॉडल्स, द हार्नेस एजेंटिक कोडिंग इन्वायरमेंट लाइक क्लाउड कोड, ओपन कोड और कर्सर। यह हमारे पास जो इन्वायरमेंट था, ठीक है, जैसे हमने देखा है कि हम क्लाउड कोड को यूज़ करते हैं, ओपन कोड को यूज़ करते हैं, या कर्सर को यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास सेकेंड एरा के अंदर जो है वो प्रोडक्ट बने। द डिसिप्लिन या रॉ कंप्यूट पावर। तो सेकंड एरा के अंदर जो हमारे पास बनी थी वो क्या बने थे, हार्नेस, यानी कि एजेंट कोडिंग इन्वायरमेंट्स जो हमारे पास आए थे वो हमारे पास सेकंड एरा के अंदर क्या बने थे, प्रोडक्ट बने थे। व्हाट डज द बुक आइडेंटिफाई एज द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एरा इट इज़ बिल्डिंग टूवर्ड्स।
अब ये कह रहे हैं तीसरे दौर के अंदर, थर्ड एरा के अंदर एआई एजेंट का जब तीसरा दौर आया तो उसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट को कौन आइडेंटिफाई कर रहा था, बुक के अंदर क्या आइडेंटिफाई किया गया है कि प्रोडक्ट कौन था। अ बेटर हार्नेस प्लेटफॉर्म, ठीक है, बेटर हार्नेस प्लेटफॉर्म थे, या फिर हमारे पास द डिसिप्लिन डेट रन अक्रॉस हार्नेस एंड देयर प्लेटफॉर्म, वो उसूल थे जो क्या कर रहे थे, रन्स कर रहे थे हार्नेस को और उनके प्लेटफॉर्म्स को। द कनेंशियल सोर्स मेट्रोलॉजी एंड स्किल डॉट एम डी लाइब्रेरी, और जहाँ पे हमने स्किल डॉट एम डी की लाइब्रेरीज़ बनाई थी, जहाँ पे हमने जो है वो कनेंशियल सोर्सेज दी थी, उसके बाद हमने मेट्रोलॉजी बताया था। तो ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं ये प्रोडक्ट बनी थी। फास्टर मॉडल्स, जब तेज़ मॉडल्स आए तो वो प्रोडक्ट बने थे, या चीपर हार्डवेयर या सस्ते हार्डवेयर जो है वो मॉडल्स बने थे। तो बेसिकली थर्ड एरा के अंदर हमारे पास ये जो चीज़ें थी ये हमारे पास थर्ड एरा में प्रोडक्ट्स थी। अच्छा जी, अब हमारे पास एक और सिनेरियो आ गया है कि स्टार्टअप बेट्स इट्स entire competitive advantage on a specific AI harness platform according to the book Analysis of AI Tool Evolution, what is the long term रिस्क। यहाँ पे कह रहे हैं एक कंपनी अपना पूरा बिजनेस मॉडल सिर्फ एक स्पेसिफिक एआई हार्नेस प्लेटफॉर्म पर डिपेंड कर देती है, ठीक है। बुक के मुताबिक फ्यूचर में ये क्या रिस्क फेस कर सकता है। नो रिस्क प्लेटफॉर्म लॉक इज एन इज आई स्ट्रेंथ, कोई रिस्क नहीं होगा। व्हेन द प्लेटफॉर्म कम्युनिटाइज द स्टार्टअप एडवांटेज डिसअपेयर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि जब आपका प्लेटफॉर्म जो है वो कम्युनिटाइज होगा तो आपको जो स्टार्टअप एडवांटेज है वो क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। द स्टार्टअप विल ऑलवेज रिमेन अ मार्केट लीडर, स्टार्टअप हमेशा मार्केट के अंदर लीडर ही रहते हैं। कॉस्ट विल कंटिन्यूसली डिक्रीज, आपकी जो कॉस्ट है वो कंटिन्यूसली क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा रिस्क जो है वो होगा। नो रिस्क, इसकी तो कोई बात नहीं बनती कि भाई नो रिस्क हो, ठीक है। स्टार्टअप हमेशा मार्केट लीडर रहते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत सारे स्टार्टअप आते हैं और ऐसा नहीं होता कि सारे स्टार्टअप जो हैं वो लीड कर रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट विल कंटिन्यूसली डिक्रीज, कॉस्ट जो है वो मुस्तकिल तौर पे गिरती रहेगी, ये भी नहीं। तो इसका बी ऑप्शन जो है, व्हेन दैट प्लेटफॉर्म कॉमोडाइज द स्टार्टअप एडवांटेज डिसअपेयर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जैसे ही प्लेटफॉर्म जो है वो कॉमोडाइज होगा तो स्टार्टअप एडवांटेज जो है वो क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 41 की, ये क्या लिखी हुई है भाई 41 की एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है द टैक्स वॉन, यानी कि टैक्स जो है वो वॉन करता है। द मॉडल कॉमोडाइज द हार्नेस प्लेटफॉर्म कॉमोडाइज वॉट सर्वाइव ऑल थ्री इन द कनेंशियल सोर्स, द मेट्रोलॉजी, द vocabulary, the verification standards and the skill.md library beating on the platform along is strategically fragile। अच्छा जी, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि द मॉडल कॉम्पनाइज हो जाएगा, द हार्नेस कॉम्पनाइजेशन, द हार्नेस प्लेटफॉर्म कॉमोडाइटीज वॉट सर्वाइव ऑल थ्री इन द कैंसल सोर्स द मिलिट्री, इसलिए सिर्फ प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करना लॉन्ग टर्म रिस्क है। यानी कि सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हुए प्लेटफॉर्म पे जो है वो डिपेंड करना वो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। अच्छा जी, 42 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रीडर टाइप टेबल व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ डोमेन एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल। रीडर टाइप टेबल के मुताबिक प्राइमरी रोल क्या है डोमेन एक्सपर्ट और प्रोफेशनल्स का। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्निकल सिस्टम, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और टेक्निकल सिस्टम बनाना। प्रोवाइडिंग नॉलेज, द गाइड एजेंट बिहेवियर, ठीक है, आप ऐसी नॉलेज देना जो क्या कर रहा हो, एजेंट के बिहेवियर को गाइड कर रहा हो। इस्टेब्लिशिंग गवर्नेंस मॉडल्स एंड रिस्क कंट्रोल, आप क्या कर रहे हैं, गवर्नेंस मॉडल को इस्टेब्लिश कर रहे हो और रिस्क को कंट्रोल कर रहे हो। या डीकम्पोजिंग बिजनेस वर्कफ्लो इनटू ऑटोमेटेड टास्क, या ऑटोमेटेड टास्क के लिए आप जो है वो बिजनेस वर्कफ्लोज को डीकम्पोज कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर बनता है कि हम ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करें जिससे एजेंट का बिहेवियर जो है वो गाइड हो सके कि उसको किस तरह से बिहेव करना है, ठीक है।
What do enterprises executives primarily gain from this book? अच्छा जी, यहाँ पे कह रहे हैं रीडर टाइप टेबल के मुताबिक इंटरप्राइजेज एग्जीक्यूटिव क्या गेन करती हैं? कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स को, गवर्नेंस मॉडल, रिस्क कंट्रोल एंड डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज फॉर इंटरप्राइजेज, एआई, हाउ टू राइट स्किल डॉट एम डी फाइल्स, कि भाई स्किल डॉट एम डी फाइल को किस तरह से लिखना है, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग टेक्निक्स। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरप्राइजेज एग्जीक्यूटिव होती हैं वो प्राइमरी इस बुक से प्राइमरी क्या गेन करती हैं, जो बुनियादी तौर पे करते हैं कि भाई गवर्नेंस मॉडल्स क्या हैं, रिस्क को किस तरह से कंट्रोल करना है, डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी इंटरप्राइजेस की, ठीक है, एआई इंटरप्राइजेस की डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी। तो बेसिकली जो प्राइमरी गेन है वो यही है इंटरप्राइजेस का इस बुक से। व्हाट डू एआई डेवलपर एंड इंजीनियर स्पेसिफिकली लर्न फ्रॉम दिस बुक? एआई डेवलपर इंजीनियर जो है वो स्पेसिफिकली इस बुक से क्या सीखते हैं? ओनली मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर एआई प्रोडक्ट्स, सिर्फ एआई प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी सीखते हैं। आर्किटेक्चर पैटर्न्स, ठीक है, आर्किटेक्चर पैटर्न सीखते हैं। स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट सीखते हैं कि स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट किस तरह से करनी है, स्पेसिफिकेशन किस तरह से लिखनी है और फिर उसको स्पेसिफिकेशन पे मतलब जो है वो परफॉर्म करवाते हुए कोई टास्क डेवलपमेंट किस तरह से करनी है। एंड क्लाउड नेटिव डिप्लॉयमेंट, और क्लाउड के ऊपर उसकी डिप्लॉयमेंट किस तरह से करनी है, ये सब सीखते हैं। ओनली एचआर पॉलिसीज़ एंड गवर्नेंस, सिर्फ और सिर्फ एचआर की पॉलिसीज़ और गवर्नेंस को सीखते हैं। या अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल प्रिंसिपल, अकाउंटिंग और फाइनेंस के जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल सीखते हैं। तो हमें पता है कि एआई डेवलपर इंजीनियर जो हैं वो स्पेसिफिकली इस बुक से क्या सीख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीख रहे हैं कि भाई आर्किटेक्चर पैटर्न क्या है, स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट क्या है और फिर कोऑर्डिनेटिव डिप्लॉयमेंट कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एआई डेवलपर और एआई इंजीनियर जो हैं वो स्पेसिफिकली इस बुक से सीख रहे हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस फॉर प्रोडक्ट मैनेजर्स एंड आर्किटेक्ट इन दिस बुक? ठीक है, प्राइमरी फोकस क्या होता है प्रोडक्ट मैनेजर और आर्किटेक्ट का इस बुक के अंदर? राइटिंग प्रोडक्शन लेवल कोड, कि आप जो है वो प्रोडक्शन लेवल का कोड लिखें। फ्रेमवर्क फॉर डिकम्पोजिंग वर्कफ्लोज इनटू स्किल्स एंड डिज़ाइनिंग वेरी वेरीफेबल आउटपुट, ठीक है। अच्छा, मैनेजिंग सेल्स पाइपलाइंस, सेल्स पाइपलाइंस को कैसे मैनेज करना है। हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट मैनेजर हैं वो क्या सीख रहे हैं भाई, इससे जो हमारे प्रोडक्ट मैनेजर हैं वो इससे सीख रहे हैं कि वर्क फ्लोज को जो है वो किस तरह से स्किल डॉट एम डी में डिकम्पोज करना है, ठीक है, ताकि आपको वेरिफेबल आउटपुट डिज़ाइन जो है वो मिल सके, ठीक है। तो ये जो इसका बी ऑप्शन है वो हमें इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। राइटिंग प्रोडक्शन लेवल कोड, सिर्फ प्रोडक्शन लेवल का कोड लिखवाना वो इस बुक का मकसद नहीं है। सिर्फ सेल्स पाइपलाइन को मैनेज करना भी इस बुक का मकसद नहीं है। हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट भी इसका मकसद नहीं है। तो बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा जी, 46 क्या है? अ डिपार्टमेंट लीडर वांट टू कन्वर्ट देयर टीम इंटरनल प्लेबुक इनटू रिपीटेबल स्केलेबल एजेंट वर्कफ्लोज अकॉर्डिंग टू द बुक, विच रीडर टाइप डज दिस गोल प्राइमरली बिलोंग टू? अच्छा, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है सिनेरियो में कि एक डिपार्टमेंट लीडर अपनी टीम के इंटरनल प्ले बुक को क्या कर रहा है, रिपीटेबल एजेंट वर्क फ्लोज में कन्वर्ट करना चाहता है। बुक के मुताबिक ये किस रीडर टाइप का प्राइमरी गोल है? एआई डेवलपर और इंजीनियर का, डिपार्टमेंट लीडर एंड ऑपरेटर्स का, एंटरप्राइजेज एग्जीक्यूटिव्स का, या डोमेन एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल्स का? तो बेसिकली ये बनाना किसके लिए जा रहा है? अपने डिपार्टमेंट के लिए बनाना जा रहा है, डिपार्टमेंट लीडर्स के लिए। तो ये क्या है बेसिकली, किसका है प्राइमरी गोल? इसका क्या होगा? डिपार्टमेंट लीडर्स एंड ऑपरेटर्स इसका प्राइमरी गोल होगा। फोर्टी सेवन पे क्या है? व्हाट डज स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट मीन एज डिफाइंड इन द बुक?
स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट का क्या मतलब है जो बुक के अंदर डिफाइन किया गया है? राइटिंग कोड फर्स्ट देन क्रिएटिंग द स्पेसिफिकेशन आफ्टरवर्ड। पहले कोड लिख लो, उसके बाद स्पेसिफिकेशन लिखो। राइटिंग अ क्लियर स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क फर्स्ट, सबसे पहले स्पेसिफिकेशन लिखो काम की, देन हैविंग द AI बिल्ड टू इट, और फिर उसके बाद AI से कहो कि अब इसको बनाओ। वर्किंग विदाउट एनी प्लान और स्ट्रक्चर, आपने काम जो है वो बगैर किसी प्लान और स्ट्रक्चर के करना है, या फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन टेस्टिंग एंड QA, आपने जो है फोकस करना है टेस्टिंग और क्वेश्चन आंसर पे। तो बेसिकली हमें पता है स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट के अंदर हम पहले स्पेसिफिकेशन लिखवाते हैं और फिर AI से कहते हैं कि अब इसको बिल्ड करो। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। विच क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजीज आर स्पेसिफिकली मेंशन फॉर इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर, कौन सी क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजी जो है वो स्पेशली मेंशन की गई है इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर के अंदर? फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड आफ्टर इफेक्ट्स, डॉकर, कुबरनेटिस एंड डब, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट, प्रीमियर, ऑडिशन एंड इन डिज़ाइन। हमें पता है कि हमारे पास जब भी हम इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर देख रहे होते हैं क्लाउड नेटिव के अंदर, तो उसके अंदर हम डॉकर को हमने पढ़ा, क्यूबरनेटिस को पढ़ा और डेपर को पढ़ा। डेपर को शायद नहीं पढ़ा, लेकिन डॉकर और क्यूबरनेटिस को हम पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली ये जो इसका क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं वो क्या है? फ़ोटोशॉप और ये इलस्ट्रेटर एंड आफ्टर इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इससे रिलेट नहीं करती। हाउ इज़ MCP डिफाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बुक? MCP को किस तरह किस कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन किया गया है बुक के अंदर? मल्टी क्लाउड प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड होस्टिंग सर्विस, एक ऐसा मल्टी क्लाउड प्लेटफॉर्म जो आपको होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो। द स्टैंडर्ड वे एन एजेंट प्लग्स इनटू आउटसाइड टूल्स एंड डेटा, यानी कि एक स्टैंडर्ड वे है, एजेंट को आपने अगर कोई आउटसाइड टूल या डेटा देना है तो आप उसको जो है प्लग कर सकते हैं, ताकि आप जो है एजेंट को वो आउटसाइड इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकें। प्रोप्राइटरी मार्केटिंग कंट्रोल पैनल एक्सक्लूसिवली फॉर क्लाउड, ठीक है, मार्केटिंग कंट्रोल पैनल नहीं है ये, तो नहीं गलत हो गया। अ मास्टर कोड प्रोटोकॉल ओनली यूजेबल विद इन क्लाउड कोड, एक ऐसा मास्टर कोड प्रोटोकॉल है जो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? क्लाउड कोड के लिए यूजेबल हो। तो हमें पता है MCP हम किसी के भी साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक क्लाउड कोड का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन MCP को हम यूज़ क्यों कर रहे होते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड वे होती है जब हमें आउटसाइड कोई टूल या अपना कोई डेटा जो है वो एजेंट को देना होता है, तो वो फिर हम किसके ज़रिए देते हैं? MCP के ज़रिए देते हैं। What is the book recommendation for managing a data lefty system of record at the database level? अब ये कह रहे हैं कि बुक की रिकमेंडेशन क्या है? मैं अपने डेटा लेफ्टी सिस्टम के जो रिकॉर्ड है, ठीक है, जिसे आपने डेटाबेस लेवल के ऊपर जो है वो मेंटेन करना है या मैनेज करना है, तो उसके अंदर बुक रिकमेंडेशन क्या है? यूज़ अ सेपरेट डेटाबेस फॉर एवरी टाइप ऑफ डेटा, हर टाइप के डेटा के लिए अलग डेटाबेस यूज़ करो। कीप वन पोस्टग्रेस इंस्टेंस होल्डिंग रिलेशनल डेटा, ठीक है, ये कह रहे हैं कि पोस्टग्रेस का एक इंस्टेंस बनाओ जिसके अंदर सारा जो है वो रिलेशनल डेटा हो, डॉक्यूमेंट्स हो, फुल टेक्स्ट सर्च हो और AI वेक्टर टुगेदर हो, ठीक है, यानी कि ये सारी के सारे AI वेक्टर भी हो, फुल टेक्स्ट सर्च भी हो, डॉक्यूमेंट्स भी हो, रिलेशनल डेटा भी हो, सारा का सारी चीज़ें जो हैं वो पोस्टग्रेस का एक ही इंस्टेंस जो है वो होल्ड कर रहा हो। यूज़ पोस्टग्रेस ओनली फॉर टेस्टिंग इन्वायरमेंट, पोस्टग्रेस को आपने सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए, इन्वायरमेंट के लिए यूज़ करना है। अवॉइड पोस्टग्रेस एंट्री इंटायरली इन फेवर ऑफ न्यूअर ऑल्टरनेटिव, आपने अवॉइड करना है पोस्टग्रेस को इंटायरली, यानी कि कम्प्लीटली जो है वो आपने पोस्टग्रेस को इग्नोर करना है और कोई नई ऑल्टरनेटिव जो है वो आपने उसको फेवर देना है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होती है, स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है बुक के अंदर? रिकमेंडेशन भी यही है कि आपने पोस्टग्रेस का एक इंस्टेंस बनाना होता है जो हर तरह के डेटा को अपने अंदर क्या कर रहा होगा? होल्ड कर रहा होगा। 51 के अंदर है अ डेवलपर स्प्लिट देयर एप्लीकेशन डेटा अक्रॉस 3 सेपरेट सिस्टम, अ रिलेशनल डेटाबेस, अ स्टैंड अलोन सर्च इंजन एंड अ सेपरेट वेक्टर स्टोर। व्हाट प्रॉब्लम डज द बुक वांट अबाउट, ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि भाई एक डेवलपर है, उसने क्या किया है कि उसने जो है अपना डेटा मल्टीपल अलग अलग सिस्टम में स्कैटर कर दिया है, ठीक है, अपना जो है वो डेटा जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे रख दिया है, ठीक है, एक उसने जो है वो रिलेशनल DB को यूज़ करा है, एक इसने जो है अलग से सर्च इंजन को यूज़ किया और एक जो है अलग से वेक्टर स्टोर को यूज़ किया है। तो बुक के इस प्रिंसिपल के मुताबिक क्या मसला हो सकता है?
ठीक है। बुक का जो प्रिंसिपल है कि भाई आपने एक ही डेटाबेस को यूज़ करना है, एक ही इंस्टेंस को यूज़ करना है, तो उस रूल के हिसाब से क्या मसला हो सकता है? नो प्रॉब्लम, दिस इज़ द रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिस, कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि ये जो है वो रिकमेंड की गई है कि भाई ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है। द सिस्टम कैन ड्रिफ्ट आउट ऑफ स्केन अंडर मीनिंग द एजेंट रिलायबल ग्राउंड ट्रुथ। अच्छा, जो है सिस्टम कैन ड्रिफ्ट आउट ऑफ स्केन, अच्छा सॉरी सिंक, ठीक है। आपका जो डेटा है वो एक दूसरे के साथ सिंक नहीं करेगा। अंडर मीनिंग द एजेंट रिलायबल ग्राउंड ट्रुथ, और आपके एजेंट को जो है वो एक तरह से ग्राउंड ट्रुथ भी पूरा नहीं मिलेगा। सिस्टम आउट ऑफ स्क्रीन होकर ड्रिफ्ट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, द सेटअप ऑलवेज रन फास्टर, सेटअप जो है वो बहुत तेज़ चलेगा हमेशा। दिस अप्रोच रिड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, इससे आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि भाई हमारे पास ग्राउंड ऑफ ट्रूथ जो है वो होना ज़रूरी है, यानी सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, एक ही जगह हो जहाँ पे सारी तरह की नॉलेज जो है वो रखी हुई हो, ताकि एजेंट जो है वो हमारा हेलुसिनेशन का शिकार ना हो। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो मतलब वो होगा वो क्या होगा कि यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि आपने जो है वो एक ही डेटा को जो है ना, डेटा बेस को यूज़ करते हुए आपने काम करना है। द सिस्टम कैन ड्रिफ्ट आउट ऑफ स्केन, आउट ऑफ सिंक, यानी कि यहाँ पे जो है वो डेटा आपको सिंक नहीं हो पाएगा। अंडरमिनिंग द एजेंट रिलायबल ग्राउंड ट्रुथ, और आपका जो एजेंट है उसको एक ही जगह से कंप्लीट ट्रुथ नहीं मिल पाएगा। अकॉर्डिंग टू द फाइंड योर पास सेक्शन, ठीक है। फाइंड योर पास सेक्शन के अंदर व्हाट इज़ द फर्स्ट रिकमेंडेड स्टेप फॉर ऑल रीडर, तमाम ऑल रीडर्स पढ़ने वालों के लिए जो फर्स्ट स्टेप बताया गया है वो क्या रिकमेंड किया गया है? जंप डायरेक्टली द मोड टू बिल्डिंग, आपको डायरेक्टली जो है मोड टू पे जंप करना है। स्टार्ट विथ फाउंडेशन, फाउंडेशन से पढ़ना स्टार्ट करें। शॉर्ट कोड एक्सेसिबल इन अ वेब ब्राउज़र, ठीक है। शॉर्ट कोड जो हैं वो एक्सेसिबल हैं वेब ब्राउज़र के अंदर, वो करें। बिगिन विद डीप डाइव चैप्टर्स, या आपने जो है वो बहुत ही डीप डाइव चैप्टर्स को पढ़ते हुए स्टार्ट करना है। इंस्टॉल द एजेंट फैक्ट्री प्लगइन इमीजिएटली, आपने एजेंट फैक्ट्री के जो प्लगइन्स हैं उनको फौरी जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे हमें जो फाइंड योर पाथ सेक्शन जो है उसके अंदर जो फर्स्ट रिकमेंडेशन दी गई है पढ़ने वालों को वो यही कहा गया है कि भाई आपने फाउंडेशन से पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है। आपने सबसे पहले फाउंडेशन पढ़नी है, फिर उसके बाद आपने शॉर्ट कोर्सेज जो हैं वो करने हैं जो आपके वेब ब्राउज़र पर मौजूद हैं। हाउ आर फाउंडेशन कोर्स एक्सिस्ट, अच्छा, ओनली आफ्टर इंस्टॉलिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं फाउंडेशन कोर्सेज को, कि आपने जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, इंस्टॉलिंग करनी है, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को आपने जो है वो क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इन अ वेब ब्राउज़र चैट जीपीटी क्लाउड और जेमिनी विद नथिंग टू इंस्टॉल, आपने सिंपली उसको किस पे करना है, वेब ब्राउज़र के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, अपने चैट जीपीटी को यूज़ करना है, क्लाउड को यूज़ करना है, जेमिनी को यूज़ करना है, आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली थ्रू आप पेड सब्सक्रिप्शन टायर, आपको उसके लिए पेड सब्सक्रिप्शन टायर ख़रीदना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिक्वायरिंग स्पेशल हार्डवेयर और आ लोकल सर्वर, आपके लिए जो है स्पेशल एक कोई हार्डवेयर होना चाहिए या कोई लोकल सर्वर होना चाहिए, लोकल सर्वर होना चाहिए। तो भाई इन कोर्सेज़ को करने के लिए ना तो आपको कोई लोकल सर्वर चाहिए, ठीक है, ना आपको पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए, और ना ही आपको कोई सॉफ्टवेयर जो है स्पेसिफिक वो इंस्टॉल करना है। आपने सिंपल वेब ब्राउज़र के अंदर चैट जीपीटी क्लाउड और जेमिनी पे जाना है, और आपको उसके लिए कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द ह्यूमन रोल्स इन मोड वन, मोड वन के अंदर ह्यूमन का रोल क्या है? पेसिव ऑब्जर्व वॉचिंग एआई वर्कर, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ एआई वर्कर को वॉच करना है, ऑब्जर्व करना है। द डोअर, एआई इज़ द पावर टूल असिस्टिंग द ह्यूमन, आपने जो है वो क्या करना है, एआई एक आपका पावर टूल है जिसको आपने असिस्ट करना है। ठीक है। हैविंग नो मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे आपकी कोई मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रिप्लेसिंग द एआई इंटायरली, आपने एआई को कम्प्लीटली जो है इंटायरली रिप्लेस करना है। तो इसका जो आंसर है, ह्यूमन रोल क्या है मोड वन के अंदर, कि आपने एआई पावर को क्या करना है, असिस्ट करना है। असिस्ट कौन करेगा, ह्यूमन करेगा। व्हाट डज द ह्यूमन रोल बिकम इन मोड टू, मोड टू के अंदर ह्यूमन का रोल क्या आ जाता है? द डोअर परफॉर्मिंग ऑल टास्क डायरेक्टली, भाई काम करने वाला जिससे सारे काम डायरेक्टली करने। द बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टिंग एआई वर्कर रेदर दैन जस्ट डूइंग द वर्क।
ठीक है। आपने क्या करना है, आपका रोल जो है वो बिल्डर का बन जाएगा। आपने सिर्फ कंस्ट्रक्टिंग करनी है एआई वर्कर्स की, और आपने खुद काम नहीं करना। आप पैसिव इंस्पेक्टर, आपका काम जो है वो एक पैसिव इंस्पेक्टर का होगा। द कस्टमर परचेजिंग एआई सर्विसेज, या आपका काम जो है वो एआई सर्विसेज परचेज करने वाले कस्टमर का होगा। तो भाई ह्यूमन रूल जो है वो मोड 2 के अंदर क्या होगा, बिल्डर का होगा। आप क्या कर रहे होंगे, कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे एआई वर्कर्स, जो आपके लिए क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। Why is AI prompting in 2026 suggested as a good entry point in the foundation stage? AI prompting 2026 को जो है वो गुड एंट्री पॉइंट क्यों कहा जा रहा है फाउंडेशन स्टेज के अंदर? इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कोर्स अवेलेबल, क्योंकि ये बहुत ही महंगा तरीन कोर्स है जो अवेलेबल है। प्रॉम्प्टिंग इज़ द फाउंडेशनल स्किल ऑल रीडर नीड बिफोर एडवांसिंग रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड। प्रॉम्प्टिंग जो है वो क्या है, आपकी सबसे पहली फाउंडेशनल स्किल है। जाहिर सी बात है, अगर आपको एआई से काम करवाना है तो आपको एआई से बात करने का पहले ढंग आना चाहिए कि आप एआई को किस तरह की बात बोलेंगे तो वो आपको किस तरह का जवाब देगा। ठीक है। इट इज़ एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन फॉर डेवलपर, ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक्सक्लूसिवली जो है वो डेवलपर के लिए डिज़ाइन की। गलत। इट इज़ ऑप्शनल एंड मोस्ट रीडर स्किप इट, ये ऑप्शनल है और बहुत सारे रीडर जो हैं वो इसको इसके कर देते हैं। तो एआई प्रॉम्प्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, फाउंडेशनल स्किल है, जो जिसकी ज़रूरत तमाम रीडर को पढ़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तमाम जितने भी लोग हैं जो एआई से काम करवाना चाहते हैं, एआई एजेंट फैक्ट्रीज बनाना चाहते हैं, एआई वर्कर्स बनाना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए कि मैं किस तरह का प्रॉम्प्ट जो है वो अपने एआई को दूंगा तो वो मुझे किस तरह का जवाब देगा। What key vocabulary does the thesis document establish for the rest of the book? अच्छा, कौन सी की वोकेबलरी है जो थीसिस डॉक्यूमेंट के अंदर इस्टेब्लिश है रेस्ट ऑफ द बुक से? ओनली प्रोग्रामिंग सिंटैक्स एंड कोड पैटर्न, सिर्फ प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स सिखाया गया और कोड पैटर्न बताया गया। डिटेल एफटी एआई नेटिव कंपनी, द 2 लेयर मॉडल्स एंड द 10 and 10 टूल। थीसिस के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत डिटेल में बताई गई हैं। अब थीसिस को पढ़ेंगे जाके तो डिजिटल एफटी क्या है, एआई नेटिव कंपनीज क्या हैं, 2 लेयर मॉडल्स क्या हैं, 10 रूल क्या है, तो ये चीज़ें जो हैं वो थीसिस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो बताई गई है कि वोकैबलरीज है ये। ओनली प्राइसिंग डिटेल एंड सब्सक्रिप्शन टायर्स, ये तो नहीं है। मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी एंड सेल्स फ्रेमवर्क्स, ये भी नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ रहा है, अ ब्रांड न्यू रीडर विथ नो प्रायर एआई नॉलेज वांट टू स्टार्ट द बुक करेक्टली, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द बुक। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक जो है वो नया रीडर आया है, ठीक है, बिना किसी नॉलेज के, प्रीवियर नॉलेज, उसको किसी किस्म की नॉलेज नहीं है, एक बुक स्टार्ट करता है। बुक की रिकमेंडेड पाथ के मुताबिक उसका सही तरीका या सीक्वेंस जो है, सही तरतीब जो है वो क्या होनी चाहिए? स्टार्ट डायरेक्टली विद डीप डाइव चैप्टर फॉर फ्रॉम एनी चैप्टर, किसी भी चैप्टर से जो है वो स्टार्ट करें और उसे डीप डाइव पढ़ना शुरू कर दें। वॉच द ओरिएंटेशन, सबसे पहले ओरिएंटेशन देखे। रीड द थीसिस, उसके बाद थीसिस पढ़े। कंप्लीट फाउंडेशन सीखे। फॉलो मूड स्पेसिफिक कोर्सेज, उसके बाद मूड स्पेसिफिक कोर्सेज को फॉलो करें। कंसल्ट डीप डाइव चैप्टर्स ऑन डिमांड, और उसके बाद कंसल्ट करें डीप डाइव चैप्टर्स पे अगर डिमांड हो तो। वॉच यूट्यूब वीडियोज़ फर्स्ट दैन डाइव इन रैंडमली, पहले यूट्यूब की वीडियोज़ देखें और फिर रैंडमली जो है वो उसके अंदर कूद जाए। बिगिन विद द एजेंट फैक्ट्री प्लगइन्स बिफोर लर्निंग फंडामेंटल, सबसे पहले उसने एजेंट फैक्ट्री के जो प्लगइन्स हैं उनसे स्टार्ट करना है और फिर बाद में फंडामेंटल्स को सीखना है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सबसे मेन चीज़, अगर कोई नया बंदा आ रहा है जिससे नहीं पता, जिससे कोई नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले उसने ओरिएंटेशन पढ़नी है, फिर उसने थीसिस पढ़नी है, फिर उसने कंप्लीट फाउंडेशन समझनी है, फिर उसने फॉलो मूड स्पेसिफिक कोर्सेज, ठीक है, जो उसका मूड है उसके हिसाब से उसने स्पेसिफिक कोर्सेज करने, फिर उसके बाद उसने डीप डाइव चैप्टर के ऊपर कंसल्ट करना है, वो भी अगर ज़रूरत हो तो। अकॉर्डिंग टू द बुक, व्हाट डू डिजिटल एफटी सिस्टम नॉट डू विथ ह्यूमन जजमेंट। अच्छा जी, बुक के मुताबिक डिजिटल एफटी सिस्टम को क्या नहीं करना विथ ह्यूमन जजमेंट, जजमेंट के बगैर। दे एक्सटेंड ह्यूमन जजमेंट, ह्यूमन जजमेंट एक्सटेंड हो जाए। दे स्केल ह्यूमन जजमेंट,
ठीक है। ह्यूमन जजमेंट को स्केल करना, दे रिप्लेस ह्यूमन जजमेंट को रिप्लेस करना, दे मेक ह्यूमन जजमेंट रिपीटेबल, या ह्यूमन जजमेंट को रिपीटेबल करना। अकॉर्डिंग टू द बुक व्हाट टू डिटेल एफटी सिस्टम नॉट डू। अच्छा, कौन सा काम नहीं कर सकता, नॉट डू विथ ह्यूमन जजमेंट, ह्यूमन जजमेंट के बगैर वो नहीं कर सकता, ह्यूमन जजमेंट के साथ, सॉरी। तो द स्केल ह्यूमन जजमेंट, वो ह्यूमन जजमेंट को स्केल नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ मैनेजर बिलीव्स दैट वंस अ डिजिटल एफटी इज डिप्लॉयड ऑल ह्यूमन ओवरसाइट कैन बी रिमूव्ड एंड द सिस्टम फुली ऑटोनोमसली फॉर एवर। इज दिस कंसिस्टेंट विद द बुक प्रिंसिपल। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई एक मैनेजर सोचता है कि अगर के जो है डिजिटल एफटी रिप्लाई करने के बाद ह्यूमन सुपरविजन की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, ये सोच बुक के प्रिंसिपल के मुताबिक सही है या गलत है। तो येस, दिस इज़ एग्जैक्टली द गोल ऑफ मेच्योर डिजिटल एफटी। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नो ह्यूमन ओवरसाइट इज़ कोर एलिमेंट, द बुक स्टेट अ ह्यूमन स्टिल साइन ऑफ। नहीं, ह्यूमन ओवरसाइट यानी कि ह्यूमन का जो देखना है या ह्यूमन की जो ओवरसाइट है, उसकी जो जजमेंट है, वो एक कोर एलिमेंट है बुक के हिसाब से, ठीक है, जिसे आप जो है वो साइन ऑफ नहीं कर सकते। हम ह्यूमन जो है वो हमेशा जो है वो क्या होगा, चीज़ों को जो है वो वेरीफाई करता रहेगा, जज करता रहेगा। ओनली फॉर लार्ज इंटरप्राइजेज इन द एक्सेप्टेबल, अगर बहुत बड़े इंटरप्राइजेज हैं तो वहाँ पे ये बात एक्सेप्टेबल है। ओनली फॉर स्मॉल टीम्स इज़ ऑटोनोमस ऑपरेशन अप्रोप्राइट, यानी कि सिर्फ स्मॉल टीम्स जो है वो ऑटोनोमस ऑपरेशन कर सकती है। तो बेसिकली बुक के हिसाब से जो है तीनों में से ही पहला वाला भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। नो ह्यूमन ओवरसाइट इज़ अ कोर एलिमेंट, ह्यूमन ओवरसाइट जो है वो क्या है, बुक के हिसाब से कोर एलिमेंट है, इसको आप किसी भी कीमत पे हटा नहीं सकते। तो ये था हमारा जो है वो फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। उसका पीडीएफ जो मैंने बनाया था, इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो थ्योरी बेस्ड थे, जाहिर सी बात है ओरिएंटेशन है तो इसके अंदर जो है वो ज़्यादातर थ्योरी ही थी, उससे रिलेट क्वेश्चन थे, तो वो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किए। और मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया, मुझे नहीं पता है कि कितनी लंबी वीडियो हो गई है और ये अपलोड होने में अब कितना टाइम लेगी, बट मेरी कोशिश यही है कि मैं जो है वो एटलीस्ट जितने टॉपिक सर ने बताए हैं उन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ बना के अपलोड कर दूँ वीडियोस को, ताकि आप लोग का भला हो जाए और साथ में शायद मेरा भी भला हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है टेस्ट तो मैंने भी अटैम्प्ट करना है, मुझे भी देना है। तो ये था हमारी फ़र्स्ट टॉपिक के ऊपर फर्स्ट वीडियो एमसीक्यूज़ की। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके, और कमेंट्स के अंदर जो है मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, जब हम ये वाले क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग ना खुद से कमेंट के अंदर जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि आप लोग को खुद भी अपनी नॉलेज का अंदाज़ा हो। मेरे बताने से पहले आप खुद भी जो है वो इसकी सही ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि इससे आप लोगों की एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोगों को खुद भी अंदाज़ा होगा कि आपको इस चीज़ की कितनी नॉलेज है, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।